वांग टेंग ने चमड़े के स्क्रॉल से ऊपर देखा। कुछ कठिनाई है। उसकी कीमिया विद्या में निपुणता के आधार पर उसके लिए इस गोली को परिष्कृत करना कठिन होगा। यह प्रक्रिया बहुत जटिल थी, इसके लिए कुछ 100 तरह की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की जरूरत थी। संयोजन भी मुश्किल था। इसकी तुलना अन्य ग्रैंडमास्टर स्तर की गोलियों से नहीं की जा सकती थी। यह जुवानयांग आत्मा पुनर्स्थापना गोली संभवतः 8वें ग्रैंडमास्टर स्तर पर थी। यदि कोई ग्रैंडमास्टर स्तर के शिखर पर नहीं था तो वह इसे बनाने में सक्षम नहीं होगा। वांग टेंग की कीमिया में महारत ग्रैंडमास्टर स्तर के शुरुआती चरण में ही थी। चौथे स्तर की गोलियां उसकी सीमा थी। बिना किसी संदेह के वह इस गोली को परिष्कृत नहीं कर सकता था। लेकिन आप नहीं आ सकते। वेबलेन ने अपनी भौहें उठाई और पूछा। जनरल कैमरून और मोइरा भी चिंतित थे। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो हमें डीक्यू को महान कियांग ग्रह पर वापस भेजना होगा और मदद के लिए किसी अन्य ग्रैंडमास्टर कीमियागर को आमंत्रित करना होगा, कैमरून ने विचार करते हुए कहा। सेना में कुछ कीमियागर थे, लेकिन केवल कुछ ग्रैंडमास्टर कीमियागर ही उपलब्ध थे। वे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात थे। नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट पर एक था, लेकिन उसकी महारत उतनी नहीं थी। यही एकमात्र रास्ता है, वेबलेन ने असहाय होकर कहा। उसके पास बहुत से तरीके थे, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए उसे दूसरे लोगों की जरूरत थी। हर किसी की क्षमता सीमित थी। हालांकि वह ज्ञान से भरा था, लेकिन वह सिर्फ सिद्धांत था। उसे इसे अमल में लाने के लिए दूसरे लोगों की जरूरत थी। मैं इसे परिष्कृत करने में सक्षम हो सकता हूं, वांग टेंग ने कहा। वेबलेन, जनरल कैमरून, मोइरा, उन्हें लगा कि वे व्यर्थ ही चिंतित थे। उसने अपनी बात एक बार में क्यों नहीं पूरी की? उसने ये जानबूझकर किया। उसने ये काम जानबूझकर किया होगा। क्या आप निश्चित हैं? वेबलेन ने पूछा। मैं कोशिश कर सकता हूं, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। डीक्यूई अब और इंतजार नहीं कर सकता। अगर वह इलाज के लिए सबसे अच्छा समय चूक जाता है तो उसे हमेशा के लिए साइड इफेक्ट झेलने पड़ेंगे। उसकी आत्मा की उत्पत्ति को लगी चोट बहुत गंभीर है। वेबलेन उदास हो गया। तुम्हें कितना भरोसा है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन लगभग 80% से 90%, वांग टेंग ने उत्तर दिया। वेबलेन, क्या इसे कुछ कठिनाई होना कहा जाएगा? क्या आपको कठिनाई के अर्थ के बारे में गलतफहमी है? हर कोई शब्दहीन था। वांग टेंग, डीक्वी का जीवन आपके हाथों में है। आपको सावधानी से सोचना होगा, जनरल कैमरन ने उन्हें याद दिलाया। चिंता मत करो, मैं अपनी सीमाएं जानता हूं। वांग टेंग ने सिर हिलाया। ठीक है, आप जुवानयांग आत्मा पुनर्स्थापना गोली बनाने के प्रभारी होंगे। आप कब शुरू कर सकते हैं? जनरल कैमरून ने पूछा। एक बार सभी सामग्रियां उपलब्ध हो जाएं तो हम काम शुरू कर सकते हैं। मैं अपने आदमियों से उन्हें तुरंत तैयार करने को कहूंगा। नंबर 29 रक्षा गृह के सर्वोच्च कमांडर के रूप में उनके आदेश के साथ सभी विभाग व्यस्त हो गए। अधिकांश सामग्री को एकत्रित करके वेबलेन की प्रयोगशाला में भेज दिया गया। हालांकि 2 विशेष और दुर्लभ सामग्रियां थीं। नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट के पास इतने संसाधन नहीं थे, इसलिए वे इन 2 सामग्रियों को नहीं ढूंढ सके। हमें अभी भी जुवानयांग फूल और आत्मा धागा संयंत्र की आवश्यकता है। वेबलेन ने सामग्री को देखा और उन सभी की गिनती की। जनरल कैमरन ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हमारे पास नंबर 29 रक्षा गृह पर ये 2 तत्व नहीं है। रुको, मुझे लगता है कि मैंने उन्हें पहले भी देखा है। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। क्या आपने उन्हें पहले भी देखा है? जनरल कैमरून और वेबलेन चौंक गए। मुझे देखने दो। वांग टेंग ने फ्लेमिंग रिवर यूनिवर्स लॉर्ड से प्राप्त स्पेस रिंग को छान मारा। उसकी आंखें चमक उठी। अगले ही पल उसके हाथ में 2 जेड बक्से दिखाई दिए। उसने बक्से खोले। उसके अंदर जुवानयांग फूल और आत्मा धागा पौधा रखा हुआ था। फ्लेमिंग रिवर यूनिवर्स लॉर्ड ने कई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां छोड़ी थी। ये दोनों उसके संग्रह का हिस्सा थी। वांग टेंग अक्सर उनका इस्तेमाल नहीं करता था, इसलिए उसे नहीं लगा कि वे अब काम आएंगी। गंभीरता से वेबलेन अवाक रह गया। वह जानता था कि ये दोनों तत्व कितने दुर्लभ हैं। रक्षा गृह के बाहर इन 2 तत्वों को खोजने की कोशिश करना एक बड़ी उपलब्धि होगी। फिर भी वांग टेंग के पास दोनों ही तत्व थे। एट नोवलबन एट पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग को जुवानयांग आत्मा पुनर्स्थापना गोली का फॉर्मूला नहीं पता था, इसलिए वह उन्हें पहले से तैयार नहीं कर सकता था। यह एक संयोग था। डीक्यू बहुत भाग्यशाली है। अगर वह जागने के बाद मुझे ठीक से धन्यवाद नहीं देगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। वांग टेंग ने 2 आध्यात्मिक जड़ी बूटियों पर नजर डाली और थोड़ा दिल दुखाया। मोइरा ने अपनी आंखों के कोने से वांग टेंग की ओर देखा। क्या तुम बस यही सोच सकते हो? कंजूस। हालांकि जब वांग टेंग ने ये 2 जड़ी बूटियां निकाली तो वह भी हैरान रह गई। यह आदमी हमेशा लोगों को आश्चर्यचकित करता है।
चिंता मत करो, DQ कैवेंडिश परिवार का प्रत्यक्ष वंशज है। उसे बचाने और उस पर आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का उपयोग करने के लिए वे तुम्हें पुरस्कृत करेंगे, जनरल कैमरन ने कहा। वह भी अवाक महसूस कर रहा था। वांग टेंग मुस्कुराया और चुप रहा। जनरल कैमरून को DQ के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता नहीं था। वह बस मजाक कर रहा था। बकवास बंद करो और गोली को परिष्कृत करो, वेबलेन ने उनसे आग्रह किया। क्या यहाँ कोई कीमिया कक्ष है? वांग टेंग ने पूछा। हाँ, मेरे पीछे आओ। जनरल कैमरून उन्हें वेबलेन की प्रयोगशाला से बाहर कीमिया कक्ष में ले गया। कीमिया कक्ष बेस के पीछे एक विशाल इमारत में स्थित था। इमारत में कई कीमियागर आते जाते रहते थे। नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट वह जगह थी जहां वे अंधेरे भूतों का विरोध करते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से हर दिन घायल मार्शल योद्धा होते थे। कीमियागर कमरे एक जरूरत थे और कीमियागर भी। हालांकि यहाँ केवल एक ग्रैंड मास्टर कीमियागर था। जनरल कैमरून ने रास्ते में दूसरे पक्ष को सूचित किया। जैसे ही वे भवन के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, एक आकृति उनका स्वागत करने के लिए आगे आई। जनरल कैमरून, यह एक बूढ़ा इंसान था जिसके बाल सफेद थे और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसने कीमियागर की वर्दी पहनी हुई थी और जनरल कैमरून और वेबलिन के साथ विनम्रता से पेश आया। हालांकि उसके हाव भाव में अहंकार का एक संकेत अभी भी देखा जा सकता था। उसने जरूर एक अच्छा जीवन जिया होगा। ग्रैंड मास्टर स्पीनबर्ग, जनरल कैमरन ने भी विनम्रता से उनका अभिवादन किया। हमें ग्रैंड मास्टर स्तर की गोली बनानी है, इसलिए हमें आपका कमरा उधार लेना होगा। ग्रैंड मास्टर स्तर की गोलियां बनाते समय कीमिया कक्ष की आवश्यकता होती थी। गोली शोधन के दौरान सामान्य भट्टियां ऊर्जा के झटके को झेल नहीं पाती थी। केवल ग्रैंड मास्टर स्पैनबर्ग का कीमिया कक्ष ही सभी आवश्यकताओं को पूरा करता था। जनरल कैमरून, आप ग्रैंड मास्टर स्तर की गोली को परिष्कृत करना चाहते हैं? ग्रैंड मास्टर स्पैनबर्ग आश्चर्यचकित हुए। हाँ, जनरल कैमरून ने सिर हिलाया। कौन सा ग्रैंड मास्टर इसमें शामिल होना चाहता है? ग्रैंड मास्टर स्पैनबर्ग ने उत्सुकता से भीड़ को देखा। जनरल कैमरून और मिस्टर वेबलेन कीमियागर नहीं थे। वह ये बात साफ तौर पर जानता था। इसका मतलब था कि यह उन दो नौजवानों में से एक था। लेकिन वे दोनों बहुत कम उम्र के थे। वे ग्रैंड मास्टर कीमियागर कैसे हो सकते थे? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ग्रैंड मास्टर स्पैनबर्ग ने अवचेतन रूप से वांग टेंग और मोइरा को अपनी सूची से हटा दिया। वही है। जनरल कैमरन ने वांग टेंग की ओर इशारा किया। ओह, इस बार ग्रैंड मास्टर स्पैनबर्ग अपना आश्चर्य छिपा नहीं पाए। उन्होंने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, जनरल कैमरून, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? ग्रैंड मास्टर स्पैनबर्ग, मेरा नाम वांग टेंग है। मुझे सेकेंडरी करियर अलायंस द्वारा मान्यता दी गई है। वांग टेंग जनरल कैमरून के जवाब का इंतजार किए बिना बाहर निकल गए। वांग टेंग, स्पैनबर्ग ने अपना ज्यादातर समय नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट पर बिताया। इसके अलावा सेकेंडरी करियर अलायंस ने जानबूझकर वांग टेंग की जानकारी छिपाई, इसलिए ज्यादातर लोगों को उसके बारे में पता नहीं चला। मैं महान कियान साम्राज्य के अधिकांश ग्रैंड मास्टर कीमियागरों को जानता हूं, लेकिन मैंने आपके बारे में कभी नहीं सुना। वह हैरान था। मुझे अभी कुछ समय पहले ही मान्यता मिली है। क्या आपको कोई आपत्ति है यदि मैं जांच लूं? ग्रैंड मास्टर स्पैनबर्ग ने झिझकते हुए कहा। वह उस पर शक नहीं करना चाहता था, लेकिन वांग टेंग बहुत छोटा था और थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा था। वह उन सभी पर विश्वास नहीं कर सका जो उसके पास दौड़े और उसे बताया कि वह एक ग्रैंड मास्टर है। भले ही उसे जनरल कैमरून और मिस्टर वेबलेन ने ही लाया हो, फिर भी उसे संदेह था। वैसे भी वे उसके जैसे उद्योग में नहीं थे। कृपया, वांग टेंग मुस्कुराया। उसके बेपरवाह चेहरे को देखकर स्पैनबर्ग को थोड़ा और आत्मविश्वास महसूस हुआ। फिर भी उसे रोक लिया। वह किनारे चला गया और एक ग्रैंड मास्टर से संपर्क किया। जल्द ही उसे वांग टेंग की जानकारी मिल गई। उसने प्रोफाइल चित्र देखा। ये वही था, उसके सामने वाले व्यक्ति जितना ही युवा। वांग टेंग की मूल्यांकन प्रक्रिया और उसके द्वारा बनाई गई गोलियां भी दर्ज की गईं। स्पैनबर्ग हैरान रह गया। उसने गहरी सांस ली और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसे लगा कि उसने ब्रह्मांड में अपने कुछ 100 साल बर्बाद कर दिए हैं। इस युवक की उपलब्धियां तो पहले ही उससे आगे निकल चुकी थी। उसे गर्व करने का क्या अधिकार था? कुछ देर बाद स्पैनबर्ग वापस आ गया। उसके चेहरे पर अहंकार गायब हो गया था और वह खिलते हुए फूल की तरह चमक रहा था। ग्रैंड मास्टर वांग टेंग, आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं भी। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कभी भी उस व्यक्ति को थप्पड़ मत मारो जो मुस्कुराता हो। अन्य 3 लोग तब अवाक रह गए जब उन्होंने ग्रैंड मास्टर स्पैनबर्ग के रवैये में भारी बदलाव देखा। कितना यथार्थवादी! ये कुछ ज्यादा ही यथार्थवादी था। साथ ही उन्हें अंततः विश्वास हो गया कि वांग टेंग एक वास्तविक ग्रैंड मास्टर कीमियागर था।
वह झूठ नहीं बोलता था, अन्यथा ग्रैंडमास्टर स्पेनबर्ग उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करेंगे? उसने खुद को निचले दर्जे पर रखा था। सामान्य लोगों को ऐसा व्यवहार नहीं मिलता। वे जानते थे कि ग्रैंडमास्टर किमी अगर कितने घमंडी होते हैं। अगर वांग टेन की महारत उससे ज्यादा नहीं होती तो ग्रैंडमास्टर स्पेनबर्ग का ये रवैया नहीं होता। ग्रैंडमास्टर स्पेनबर्ग, मुझे एक गोली को तुरंत परिष्कृत करना है। क्या मैं आपका कीमिया कक्ष उधार ले सकता हूँ? वांग टेंग ने पूछा। बेशक, यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि आप इसका इस्तेमाल करें। ग्रैंडमास्टर स्पेनबर्ग मुस्कुराए और अपना हाथ उठाया। कृपया मेरे पीछे आइए। वे दोनों भवन में चले गए और ग्रैंडमास्टर स्पेनबर्ग के कीमिया कक्ष की ओर चल पड़े। उनके पीछे खड़े 3 लोगों को अचानक एहसास हुआ कि वांग टेंग यहाँ अधिक लोकप्रिय है। ब्लैकवुड पर्वत, यही वह जगह थी जहां से वांग टेंग ने पहले डीक्यू को बचाया था। एट नोबलबन एट। इस समय एक भयानक राक्षस काली धुंध में लिपटी पर्वत श्रृंखला की गहराई में एक घाटी में रेंग रहा था। यह विशालकाय जानवर बहुत ही अजीब था। इसका शरीर काला था और ऐसा लग रहा था जैसे ये पत्थरों के ढेर से बना हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह विशालकाय जानवर किसी विशाल और दुष्ट युद्ध किले जैसा दिख रहा था। इस किले के चारों ओर घने कोहरे में कई भयावह अंधेरे भूत प्रेतों की आकृतियां घूम रही थी। अगर आप युद्ध किले में प्रवेश कर सकते तो आपको एहसास होता। ये वास्तव में एक युद्ध किला था। पत्थर के हॉल एक दूसरे के ऊपर अजीब तरीके से रखे गए थे, जिससे विशाल किले का निर्माण हुआ। उस समय एक हॉल में पत्थर से बने सिंहासन पर एक अतुलनीय रूप से लंबी आकृति बैठी थी। वह काले धुंध से घिरी हुई थी, जिससे उसका चेहरा देखना मुश्किल हो रहा था। आप देख सकते थे कि उसकी भुजाएं कितनी मजबूत थी, जो सिंहासन के हत्थे पर टिकी हुई थी, और उसकी जांघें जमीन पर लगे खंभों जैसी थी। एक जोड़ी ठंडी आंखें आसपास के वातावरण को देख रही थीं, तभी एक उदासीन आवाज आई, ऊपर गायब है। पत्थर के हॉल के बीच में एक आकृति घुटनों के बल बैठी थी। वह एक मानव योद्धा की तरह दिख रही थी, न कि एक काली छाया। आवाज सुनकर उस आकृति का शरीर कांप उठा, उसका सिर नीचे झुक गया और उसके माथे से पसीने की बूंदें गिरने लगी। वह डरावना था। हाँ हाँ महाराज। बोलते समय वह आदमी कांप रहा था। क्या आपने इसकी जांच की है? अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उस क्षेत्र में शैतानी लताओं को समाप्त कर दिया गया है। हमें संदेह है कि प्रकाश गुट के मार्शल योद्धा प्रकट हुए हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हल्के गुट के मार्शल योद्धा। सिंहासन पर बैठा व्यक्ति रुका और हल्के से बोला, तुम्हें पता भी नहीं चला कि वे कब हमारे दरवाजे पर आ गए। एक ढेर सारा कचरा। उसके शरीर से एक शक्तिशाली दुष्ट आभा फूट पड़ी। धमाका। नीचे पड़ा व्यक्ति जम गया और उसका शरीर फट गया। पूरे पत्थर के हॉल की जमीन खून से लाल हो गई। आह! उसके शरीर के नष्ट होने के कुछ सेकंड बाद अचानक एक तीखी चीख सुनाई दी। यह अजीब था। लेकिन जल्द ही एक काली आकृति नष्ट हो चुके शरीर से बाहर निकली और दया की भीख मांगने लगी। मेरे प्रभु, कृपया मुझे छोड़ दें। मेरी जान बख्श दें। यह आकृति मस्तिष्क के आकार की थी और इसके नीचे रीढ़ की हड्डी जैसी एक छड़ जुड़ी हुई थी। यह एक और शैतानी दिमाग वाली काली छाया थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ रहस्यमय और असामान्य डेविल माइंड रेस के एक से अधिक सदस्य मौजूद थे। उसे ढूंढो, सब कुछ पता लगाओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उकपुर पर किसने कब्जा किया है। उसे मेरे पास लाओ और मैं उसे सजा दिलवाऊंगा। सिंहासन से आती हुई ठंडी आवाज पत्थर के हॉल में गूंज उठी। हाँ हाँ, शैतान मन अंधेरे प्रेत जल्दी से उत्तर दिया। दूर जाओ। दहाड़ते हुए आकृति की आभा फूट पड़ी। शैतानी दिमाग वाला काला प्रेत फिर से चीखा और पत्थर के हॉल से बाहर उड़ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अल्पविराम। नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट के मुख्य बेस में स्थित एक हॉल में एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठा था और उसके सामने एक स्क्रीन लगी हुई थी। स्क्रीन पर ढेर सारी जानकारी प्रवाहित हो रही थी। वेंडेल उसके पास खड़ा था और बोलने में हिचकिचा रहा था। वह काफी ईमानदार दिख रहा था, किसी भी तरह से रेजिंग वुल्फ जैसा नहीं लग रहा था। बूढ़ा आदमी स्क्रीन पर मौजूद जानकारी देख रहा था। उसे कोई जल्दी नहीं थी, न ही उसे इस बात की परवाह थी कि उसके बगल में कोई खड़ा है या नहीं। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता गया। आधे घंटे बाद बूढ़ा बोला, तुम्हारा दिल शांत नहीं हो रहा। चौथे दादाजी, मैं वेंडेल अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले ही उसे रोक दिया गया। क्या आप सिर्फ इसलिए डर रहे हैं क्योंकि आप एक बार हार गए? वेंडेल खंडन करना चाहता था, लेकिन जब उसने सोचा कि वांग टेन कितना निर्दयी था जब उसने अंधेरे भूतों से निपटा था, तो उसके दिल में एक सिहरन सी महसूस हुई। उसके दिल में डर पैदा हो गया। वह एक राक्षस था। तुमने मुझे निराश कर दिया है। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। वेंडेल के चेहरे पर भाव बदल गए।
ये शब्द भारी थे। पाकर जैसे बड़े परिवार में एक बार जब उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया, तो उनके लिए स्थिति को बदलने का कोई रास्ता नहीं था। उसके सभी संसाधन अन्य प्रतिभाओं में वितरित कर दिए जाएंगे और आगे चलकर उसका उससे कोई लेना देना नहीं होगा। वेंडेल का परिवार में दर्जा बहुत ऊंचा नहीं माना जाता था, अन्यथा उसे यहाँ 29 नंबर डिफेंस प्लेनेट पर लड़ने के लिए नहीं रखा जाता। यदि उसने सचमुच इस बुरे व्यक्ति को निराश किया, तो वह भविष्य में अच्छा जीवन नहीं जी सकेगा। चौथे दादाजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। वेंडेल की आंखें लाल हो गईं, जब उसने अपना संकल्प पुख्ता किया। एड्स बाय पब फ्यूचर, लोगों की संपत्ति हड़पना अपने माता पिता की हत्या करने के समान था। उसे वांग टेंग से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन यदि पाकर चाहते थे कि वह ऐसा करे, तो उसके पास उनकी आज्ञा का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बहुत बढ़िया, मैंने तुम में कुछ देखा। बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ और वेंडेल के कंधे को थपथपाया। फिर उसने गंभीरता से कहा, छोटे वेंडेल, मजबूत लोगों के लिए उससे निपटना असुविधाजनक है। अन्यथा हम तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं भेजते। तुम्हें परिवार की कठिनाइयों को समझना होगा। हम सभी मार्शल योद्धा हैं, जिनका पालन पोषण परिवार द्वारा किया जाता है। यदि वे हमारा उपयोग करना चाहते हैं, तो हम में से कोई भी इस भाग्य से बच नहीं सकता। वेंडेल ने सिर हिलाया और उसके चेहरे पर असंतोष का जरा सा भी भाव नहीं दिखा। बूढ़े व्यक्ति ने संतोष से सिर हिलाया और मुस्कुराया। लेकिन चिंता मत करो, जब तक तुम ये काम अच्छे से करोगे और अपनी योग्यता साबित करोगे, परिवार तुम्हारा साथ देगा। मुझे अभी याद आया कि टाइगर स्ट्राइक फोर्स के वर्तमान नेता को पदोन्नति मिलने वाली है। एक बड़ी छड़ी और एक कैंडी। बूढ़े आदमी का मतलब स्पष्ट था। अगर वह ये काम सही तरीके से करता, तो टाइगर स्ट्राइक फोर्स का नेता वेंडेल होता। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद चौथे दादाजी। वेंडेल की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी और उसने जल्दी से जवाब दिया। टाइगर स्ट्राइक फोर्स, ये सेना में एक भयंकर और प्रसिद्ध दस्ता था। इसमें 5000 मार्शल योद्धा शामिल थे, जो सभी कम से कम दिव्य स्तर के थे। उन्होंने बार बार असाधारण उपलब्धियां हासिल की थी और उनकी तुलना साधारण दस्तों से नहीं की जा सकती थी। 29 नंबर डिफेंस प्लेनेट पर हजारों सैन्य दस्ते थे और टाइगर स्ट्राइक फोर्स उनमें से एक प्रसिद्ध दस्ता था। टाइगर स्ट्राइक फोर्स का नेता निस्संदेह शक्ति का केंद्र था। अगर वेंडेल उस पद पर होता, तो यह निश्चित रूप से उसके लिए एक बड़ी छलांग होती। यही कारण था कि वह इतना उत्साहित था। कड़ी मेहनत करो। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। वांग टेंग वास्तव में इतना डरावना नहीं है। वह हमारे परिवार द्वारा मारे जाने से इसलिए बच पाया क्योंकि बाहरी प्रभाव थे। अब जब वह नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट पर है, तो उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना है। यह एक अच्छा अवसर है। आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। समझ गया। वेंडेल ने सिर हिलाया। इसके अलावा मैं आपके पास कुछ और लोगों को भेजूंगा। इसे जल्द से जल्द निपटाना सुनिश्चित करें। बूढ़े आदमी की आंखें ठंडी चमक उठी। हाँ, जब वेंडेल को पता चला कि मदद उपलब्ध है, तो उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। जाओ। बूढ़े आदमी ने हाथ हिलाया। वेंडेल ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और चला गया। हॉल से बाहर निकलते ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई और उसकी आंखें झपकने लगी। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। यह सच है कि ग्रैंडमास्टर वांग टेंग ने बिजली की आपदा को अकेले ही झेला। एक वांग टेंग को नहीं पता था कि विभिन्न गुट उसके खिलाफ अपनी चालें चल रहे थे। वह ग्रैंडमास्टर स्पैनबर्ग के कीमिया कक्ष में था। जुवान्यांग आत्मा पुनर्स्थापना गोली बनाने के लिए तैयार हो रहा था। यह एक मानक ग्रैंडमास्टर स्तर की कीमिया कक्ष था। इसमें कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं थी और इसमें इस ग्रह की पृथ्वी की लौ का उपयोग किया गया था। लगभग सभी कीमियागर गोलियों को परिष्कृत करने के लिए पृथ्वी की लपटों का इस्तेमाल करते थे। विशेष लपटों को काबू करना मुश्किल था और उन्हें ढूंढना भी मुश्किल था। हर कोई वांग टेंग जितना भाग्यशाली नहीं था। वांग टेंग जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया और हाथ हिलाया। ब्लैक उल्कापिंड भट्टी उसके सामने प्रकट हुई। उसने जल्दबाजी में काम शुरू नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जारी किया और अपने आसपास के सभी गुण बुलबुले उठा लिए। ये कीमियागर का आधार था। यहाँ बहुत से लोग गोलियां बनाते थे, इसलिए यहाँ बहुत से गुणकारी बुलबुले थे। नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट पर कई मास्टर कीमियागर तैनात थे, इसलिए उनके गुण बुलबुले वांग टेंग के लिए उपयोगी थे। आखिरकार हर ग्रैंडमास्टर एक मास्टर से ही ऊपर उठता है। उन्होंने विशेषता बुलबुले एकत्र किए। कीमिया तारांकन 10, कीमिया तारांकन 15, कीमिया तारांकन 30। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अल्पविराम। गुण बुलबुले वांग टेंग के दिमाग में विलीन हो गए और उसके ज्ञान में बदल गए। उसकी स्मृति में अलग अलग छवियां उभरने लगी। ये सभी कीमिया के अनुभव थे। विशेषता बुलबुले मास्टर कीमियागर और उससे नीचे के थे, इसलिए उनका मूल्य अधिक नहीं था। फिर भी वे वांग टेंग के लिए उपयोगी थे।
ये विशेषताएं विभिन्न कीमियागरों से आई और एक अलग तरह के ज्ञान और समझ का प्रतिनिधित्व करती थी। यह एक फिल्टरिंग प्रक्रिया की तरह था। सिस्टम दोहराए गए ज्ञान को फिल्टर करता था और वांग टेंग को भेजने से पहले उसका सार रखता था। भले ही ये किसी मास्टर कीमियागर द्वारा गिराया गया एक गुण बुलबुला था, फिर भी इसका उपयोग था। वांग टेंग ने सभी बुलबुले उठाने के बाद अपने विशेषता पैनल को देखा। अल्केमिस्ट 4350 बटा 10,000 ग्रैंड मास्टर, आधे से भी कम। ये पर्याप्त नहीं है। वांग टेंग ने भौहें सिकुड़ी और अपना सिर हिलाया। जुवानयांग सोल रिस्टोरिंग पिल एक 8वीं ग्रैंड मास्टर स्तर की पिल थी और इसे बनाना बेहद मुश्किल था। अगर वांग टेंग की विशेषता आधे रास्ते के निशान को पार कर जाती तो वह ज्यादा आश्वस्त होता। हालांकि वह ग्रैंडमास्टर स्तर के केवल मध्य चरण में ही होगा, उसका अनुभव सिस्टम से आया था। नतीजतन वह अन्य कीमियागरों की तुलना में अधिक सर्वांगीण था। इसने उसे मध्य चरण में 8वें ग्रैंड मास्टर स्तर की गोली बनाने की क्षमता दी। कोई भी अन्य कीमियागर यह वादा करने का साहस नहीं करेगा कि वह सफल हो सकता है, भले ही वह ग्रैंड मास्टर स्तर के शिखर पर हो। उसने बाहर से सभी विशेषता बुलबुले उठा लिए थे। नए विशेषता बुलबुले दिखने में कुछ समय लगेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बुलबुलों का मूल्य अधिक नहीं था और बीच तक पहुंचने के लिए उसे कुछ 100 की आवश्यकता थी। हालांकि उसके पास समय नहीं था। उसके पास इसे ऊपर धकेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक विचार के साथ रिक्त विशेषताएं गिर गईं। उनकी कीमियागर विशेषता धीरे धीरे बढ़ी। ये 4350 से शुरू हुआ। 4500, 4600, 4800, 5000, 5100। वांग टेंग ने तुरंत 5100 पर रुक गए। उनकी रिक्त विशेषताएं एक बार फिर खाली हो गईं। ग्रैंडमास्टर स्तर की विशेषताओं के 750 अंकों ने उनकी सभी रिक्त विशेषताओं का उपयोग कर लिया। उनकी संख्या 70,000 से अधिक थी। ये दिनदहाड़े डकैती थी। ये 70,000 से अधिक अंक थे। वे एक क्षण में ही चले गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग को लगा कि उसका दिल दुख रहा है। भक्षण करने वाले शून्यता जानवर से लड़ते समय उसने अपनी सारी खाली विशेषताएं खत्म कर दी और आखिरकार 70,000 विशेषताएं जमा करने में कामयाब हो गया। अब वे फिर से गायब हो गए थे। लेकिन इससे यह भी साबित हुआ कि ग्रैंडमास्टर स्तर की विशेषता को बढ़ाना कितना मुश्किल था। यही कारण था कि वांग टेंग अपनी खाली विशेषताओं को बर्बाद करके उन्हें बढ़ाने के लिए तैयार नहीं था। वह इसके बजाय विशेषता बुलबुले चुनना पसंद करता था। यह बहुत अधिक किफायती था। वांग टेंग ने इस बिल को DQE पर रिकॉर्ड किया। उसने उसे बचाने के लिए ऐसा किया। अब वह बिल किसे दे? उसका कीमियागर स्तर मध्य चरण तक पहुंच गया। वांग टेंग ने अपने ज्ञान का परीक्षण किया और महसूस किया कि वह शोधन शुरू कर सकता है। उसने तुरंत जुवानयांग आत्मा पुनर्स्थापना गोली के लिए सामग्री निकाली और उन्हें किनारे पर रख दिया। उसने अपना हाथ हिलाया और पन्ना की चमकीली लौ बाहर कूद पड़ी। यह एक हरे ड्रैगन में बदल गया और काले उल्कापिंड के चारों ओर चक्कर लगाया। वांग टेंग ने कदमों का अनुसरण किया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को भट्टी में डाल दिया। अल्पविराम। जनरल कैमरून, वेबलेन और अन्य लोग कीमिया कक्ष के बाहर इंतजार कर रहे थे। यहां तक कि ओलिविया भी खबर सुनते ही जल्दी से वहां पहुंच गई। इस तथ्य को छिपाने का कोई तरीका नहीं था कि वह नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट पर थी। उसके परिवार ने उसके जाने की सूचना दे दी थी, इसलिए इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा वह DQ के बारे में चिंतित थी, इसलिए वह सीधे चली आई। उसी समय कैवेंडिश परिवार ने ओलिविया के साथ संपर्क बनाए रखा ताकि वे वास्तविक समय में स्थिति को समझ सकें। खासकर DQ के पिता बोला। वह चाहते थे कि वे तुरंत वहां पहुंच सकें। दुर्भाग्य से नंबर 29 डिफेंस ग्रह बहुत दूर था। यहां तक कि एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा को भी वहां पहुंचने में कुछ समय लगेगा। ओलिविया, DQE कैसी है? एट नोवेल बिन एट। ओलिविया की कलाई घड़ी चमक उठी और बोला का होलोग्राम दिखने लगा। अंकल बोला, भाई वांग टेंग एक 8वीं ग्रैंडमास्टर स्तर की गोली बना रहे हैं, जुवानयांग सोल रिस्टोरिंग पिल। मैंने सुना है कि यह चचेरे भाई DQ की आत्मा की चोट को ठीक कर सकती है। ओलिविया ने उन्हें अपडेट दिया। 8वें ग्रैंडमास्टर स्तर की गोली। जुवानयांग आत्मा को पुनः स्थापित करने वाली गोली। बोरला दंग रह गया। उसने तुरंत पूछा, क्या वांग टेंग इसे व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत कर रहा है? हाँ, उसने पहले ही शुरू कर दिया है। 8वीं ग्रैंडमास्टर स्तर की गोली। क्या ये वांग टेंग के लिए कठिन होगी? बोरला ने पूछने से पहले झिझकते हुए कहा। ओलिविया ने जवाब दिया, भाई वांग टेंग आश्वस्त है। यह अच्छा है, यह अच्छा है। बोरला ने वांग टेंग पर भरोसा किया। उसके दिमाग में युवा आकृति उभरी और उसे अधिक सहज महसूस हुआ। ईमानदारी से कहूं तो अगर भाई वांग टेंग ने मदद नहीं की होती तो हम DQE को नहीं बचा पाते।
कैवेंडिश परिवार उनका बहुत बड़ा एहसानमंद है। बोरला को पता था कि यह प्रक्रिया कितनी खतरनाक थी, इसलिए वह वांग टेंग के प्रति और भी अधिक आभारी महसूस कर रहा था। जनरल कैमरन ने कहा, बोला, ज्यादा चिंता मत करो, हम डी क्वी को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, जनरल कैमरून, आपका भी धन्यवाद। ये कुछ भी नहीं है, यह आंशिक रूप से मेरी जिम्मेदारी है। हमने अंधेरे प्रेतों की क्षमता को कम करके आंका और डी क्यू को खतरे में डाल दिया। जनरल कैमरून ने अपना सिर हिलाया। कोई भी सैन्य मिशन 100% सुरक्षित नहीं होता। बोरला ने अपना सिर हिलाया। वह जनरल कैमरून को दोष देने की योजना नहीं बना रहा था। बोला के फोन काटने से पहले वे कुछ देर तक बातें करते रहे। वह 5 घंटे से अंदर है। क्या वह सफल होगा? जनरल कैमरून ने कीमिया कक्ष की ओर मुड़कर फिर से अपना सिर हिलाते हुए आह भरी। मास्टर, आप में कितना आत्मविश्वास है? मोइरा ने पूछा। सामग्री केवल 2 गोलियां बनाने के लिए पर्याप्त है। मुझे डर है। मुझे आशा है कि वह सफल हो जाएगा। वेबलेन ने अपना सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, जुवानयांग आत्मा पुनः स्थापित करने वाली गोली। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग वह प्रसिद्ध गोली बना रहे हैं। वाह, अगर वे सफल हो गए तो भविष्य में मेरे पास गर्व करने के लिए कुछ होगा। ग्रैंडमास्टर स्पैनबर्ग ने ठहाका लगाया। जनरल कैमरन ने कहा, ग्रैंडमास्टर स्पीनबर्ग, आपको वांग टेंग पर बहुत भरोसा है। हाँ, अगर आप जानते हैं कि ग्रैंडमास्टर वांग टेंग ने ग्रैंडमास्टर स्पैनबर्ग पर क्या किया, तो आप भी मेरी तरह आश्वस्त हो जाएंगे। ग्रैंडमास्टर स्पैनबर्ग मुस्कुराए। ओह, अब जनरल कैमरून और वेबलेन को आश्चर्य होने की बारी थी। आप उनकी उपलब्धियों के बारे में नहीं जानते। ग्रैंडमास्टर स्पैनबर्ग ने आश्चर्य से कहा। वे ही उसे यहाँ लाए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं था। फिर भी उन्होंने उसे जुवानयांग आत्मा पुनर्स्थापना गोली को परिष्कृत करने की अनुमति देने की हिम्मत की। क्या ये थोड़ी जल्दबाजी नहीं थी? क्या आप हमें बता सकते हैं? वेबलेन ने उत्सुकता से पूछा। मुझे ऐसा लगता है। ग्रैंडमास्टर स्पैनबर्ग ने वांग टेंग के कार्यों को साझा करने से पहले कुछ सेकंड तक विचार किया। कहानी सुनने के बाद जनरल कैमरून, वेबलेन और मोइरा अचंभित रह गए। वे वांग टेंग को स्पैनबर्ग की कहानी में ग्रैंड मास्टर स्तर के व्यक्ति से नहीं जोड़ पाए। धमाका। तभी अचानक तेज गड़गड़ाहट की आवाज ने उनके कान के पर्दे हिला दिए। अचानक कहीं से काले बादल प्रकट हुए और सबके सिर के ऊपर छा गए। गोली आपदा, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, सफलता। एक पल के लिए तो सभी लोग अचंभित रह गए, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ है। उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। धमाका। कीमिया कक्ष से अचानक एक सुनहरी लाल रोशनी की किरण निकली और आकाश में फैल गई। एक घनी खुशबू फैल गई और बल में उतार चढ़ाव का घेरा छा गया। बैंग बैंग बैंग। विभिन्न कीमिया कक्षों में कुछ विस्फोट हुए। खांसी खांसी। क्या हो रहा है? कई कीमियागर अपने चेहरे और बालों पर राख लगाए अपने कीमिया कक्षों से बाहर निकल आए। वे हैरानी से आसमान की ओर देख रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। गोली आपदा। ये गोली आपदा है। एक कीमियागर ने ग्रैंडमास्टर स्तर की गोली बनाई। क्या ये ग्रैंडमास्टर स्पैनबर्ग है? कीमियागरों ने अपना संयम वापस पा लिया। उनकी भट्टियां बल के तीव्र उतार चढ़ाव के कारण फट गई थीं। पहले तो वे आक्रोश से भरे हुए थे, लेकिन अब केवल विस्मय और जिज्ञासा ही बची थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। आप सबको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। ग्रैंडमास्टर स्पैनबर्ग ने अपना मुंह खोला और कहा। ग्रैंडमास्टर स्पैनबर्ग, आप यहाँ क्यों हैं? अंदर गोलियां कौन बना रहा है? जब लोगों ने स्पैनबर्ग को देखा तो वे चौंक गए। वे जल्दी से इकट्ठा हुए और एक एक करके पूछने लगे। कीमियागरों के बाल खड़े थे या उनके चेहरे राख से भरे हुए थे। वे स्पैनबर्ग के चारों ओर भीड़ लगाते हुए काफी अजीब लग रहे थे। एट नोबलबन एट। यह एक और ग्रैंड मास्टर है, ग्रैंड मास्टर स्पैनबर्ग ने रहस्यमय ढंग से कहा। एक और ग्रैंड मास्टर? क्या कोई और ग्रैंड मास्टर हमारे नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट पर आया? यह दुर्लभ है। गोली आपदा की तीव्रता को देखते हुए, ये गोली कोई सामान्य ग्रैंडमास्टर स्तर की गोली नहीं है। कीमियागरों ने तरह तरह के अनुमान लगाए। वे ऊपर घने काले बादलों को देखकर दंग रह गए। वे कुशल कीमियागर और उससे भी नीचे के स्तर के थे, लेकिन इससे उन्हें गोली आपदा के बारे में जानने से नहीं रोका जा सका। यह बताना आसान था कि यह गोली आपदा बेहद भयावह थी। एक सामान्य ग्रैंडमास्टर स्तर की गोली इस तरह की चीज को आकर्षित नहीं करेगी। साथ ही उन्हें यह भी समझ में आया कि इस गोली से निकलने वाली ऊर्जा कीमिया कक्षों के बीच की बाधाओं को तोड़कर उनकी भट्टियों तक कैसे पहुंच पाती है। यह बहुत घना था, इसलिए ये सीधे उनके कीमिया कक्षों की बाधा को भेद गया। ये स्थिति बहुत कम ही देखने को मिलती है। ऐसा केवल तभी होता है जब किसी उच्च स्तरीय गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया जाता है। धमाका। काले बादल उन पर इस तरह दबाव डाल रहे थे मानो पूरा आसमान नीचे गिर रहा हो।
गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट लगातार सुनाई दे रही थी, जबकि विनाशकारी बिजली विशालकाय ड्रैगन की तरह आगे पीछे हो रही थी। हवा में एक भयानक दबाव भर गया था। गोलियों की खुशबू भी बढ़ती जा रही थी। ये पूरी इमारत में फैल गई। कितनी गाढ़ी गोली की खुशबू है। कीमियागरों की आंखें चमक उठी। उनका पूरा ध्यान सुनहरी लाल रोशनी पर था। उन्होंने गोली का असली रूप देखने की पूरी कोशिश की। धमाका। एक लोनगन के आकार की गोली से एक चमकदार रोशनी निकली। वह धीरे धीरे आसमान में ऊपर उठ गई। धमाका। आखिरकार विद्युतपूर्ण बिजली चमकी, जो सीधे प्रकाश के खंभे में रखी गोली की ओर बढ़ रही थी। हर किसी के दिल की धड़कनें रुक सी गई थीं। क्या गोली इस बिजली के झटके को झेल पाएगी? कृपया नष्ट न हो जाएं। ये गोली बनाना आसान नहीं है। कीमियागर जानते थे कि कई उच्च स्तरीय गोलियां सफलतापूर्वक बनने के बाद बिजली गिरने से नष्ट हो जाती थीं। यही कारण था कि उच्च स्तरीय डेन दवाएं दुर्लभ थीं। हालांकि जब विनाशकारी बिजली गोली से 100 मीटर दूर थी, तो प्रकाश की एक बैंगनी किरण जमीन से ऊपर उठी और गोली से टकराए। विनाशकारी बिजली को 100 मीटर की यात्रा पूरी करने में बस 1 सेकंड का समय लगा। धमाका। अगले ही पल दोनों आपस में टकरा गए और जोरदार विस्फोट हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रकाश की बैंगनी किरण ने विनाशकारी बिजली को बलपूर्वक रोक दिया, जिससे उसके नीचे की गोली सुरक्षित हो गई। यह क्या है? सभी हैरान थे। वे बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रहे थे। ऐसा लगता है कि वांग टेंग तैयार है। जनरल कैमरून ने राहत की सांस ली। दिलचस्प है। यह आपदा बिजली को रोकने में सक्षम है। वेबलेन की आंखें चमक उठी। अचानक उसने भौहें सिकोड़ ली। रुको, वह चीज ईंट जैसी दिखती है। ईंट। जनरल कैमरून दंग रह गए। उन्होंने ध्यान से ईंट को देखा। एट नोबल एट। आपदा की बिजली मंद हो गई थी और बिजली का दूसरा बोल्ट अभी तक नहीं आया था। इस मौके का उपयोग करते हुए जनरल कैमरून वस्तु की असली शक्ल देखने में कामयाब रहे। ये वास्तव में एक ईंट थी। जब लोगों ने उस चीज को रोशनी में नहाते हुए देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कहीं उन्हें भ्रम तो नहीं हो रहा। एक साधारण ईंट ने विद्युतपूर्ण बिजली को रोक दिया। उन्हें लगा कि यह कोई बहुत बढ़िया चीज है। धमाका। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, बिजली का दूसरा बोल्ट चमका और ईंट पर गिरी। इसने इसे फिर से अवरुद्ध कर दिया। तीसरा और चौथा बोल्ट लगातार गिरता रहा, जिससे दर्शकों को सांस लेने का भी समय नहीं मिला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हर बोल्ट पिछले बोल्ट से ज्यादा भयानक था। हालांकि ईंट ने उन सभी का प्रतिरोध किया। ये बेतुका था। वे ईंट की उत्पत्ति का अनुमान लगाने लगे। यह थोड़ा प्रभावशाली था। लेकिन पांचवें बोल्ट पर ईंट दबाव को और नहीं झेल सकी और हिलने लगी। वह जमीन पर गिरने ही वाली थी। सभी लोग घबरा गए। ईंट गिरने वाली है, ओलिविया ने चिंतित होकर कहा। धमाका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, छठे, सातवें और आठवें बोल्ट एक साथ गिरे, जो 3 क्रूर बिजली के ड्रैगन की तरह आकाश में उड़ते हुए असीम क्रोध के साथ ईंट की ओर बढ़े। सबके भाव बदल गए। विपत्ति बिजली उकसाया लग रहा था। ऊंची और शक्तिशाली विपत्ति बिजली को ईंट से रोक दिया गया था। वह क्रोधित कैसे न हो सकती थी। 3 बोल्ट बहुत जोर से आए। अचानक ईंट घूमकर भाग गई। मौन। एड्स बाय पब फ्यूचर। हर कोई दंग रह गया। यह ईंट थोड़ी डरपोक थी। रुको, कुछ तो ठीक नहीं था। अगर ईंट भाग गई तो गोली का क्या होगा? बिजली के आखिरी 3 बोल्ट सबसे डरावने थे। अगर गोली उन पर जोर से पड़ती तो वह टुकड़ों में बिखर जाती। कोई भी ऐसा परिणाम नहीं देख सकता था। क्या यह अंतिम चरण में नष्ट हो जाने वाला था? सभी लोग ईंट पर क्रोधित थे। वह बिना किसी चेतावनी के भाग क्यों गई? वे चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे। धमाका। आकाश में धरती हिला देने वाली गड़गड़ाहट गूंजी। गोली प्रकाश की किरण में चुपचाप तैरती रही। वह टूटी नहीं। अनजाने में ही गोली के ऊपर एक लंबा और सीधा व्यक्ति प्रकट हो गया था। वह बिजली की चमक में ऐसे नहा रहा था जैसे वह बिजली का देवता हो। अरे बाप रे! सब लोग मुंह खोले उसे देख रहे थे। शब्द उनके गले में अटके हुए थे। वे अवाक थे। क्या वह वांग टिंग है? वेबलेन और जनरल कैमरून ने एक दूसरे की ओर देखा और दूसरे पक्ष की आंखों में आश्चर्य देखा। तो ये सच है कि ग्रैंडमास्टर वांग टिंग ने बिजली गिरने की आपदा को अकेले ही झेला। ग्रैंडमास्टर स्पैनबर्ग ने अविश्वास में अपनी आंखें रगड़ते हुए खुद से ही बुदबुदाया। उसने सोचा कि अफवाहें बढ़ा चढ़ाकर कही गई थीं, लेकिन अब उसने उन पर विश्वास कर लिया। लानत है, उसे उन पर विश्वास करना पड़ा। सच्चाई उसके सामने थी, जिसने उसके बेचारे दिल को झकझोर दिया। उसे लगभग दिल का दौरा पड़ गया। वे ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और ग्रैंडमास्टर हेरोल्ड जैसे लोग थे। बिजली गिरने की विपत्ति को अकेले झेलना कीमियागरों के लिए एक बड़ी खबर थी। वे जब भी मिलते इस बारे में बात करते।
स्पेनबर्ग भी ग्रैंड मास्टर थे, इसलिए वे ग्रैंड मास्टर हुआ युआन और अन्य लोगों से परिचित थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें इस अफवाह के बारे में पता था। वह अचंभित होकर आकाश में उस आकृति को देखने लगा। वह अकेला नहीं था, बाकी लोग भी हैरान थे। वे वांग टेंग को ध्यान से देख रहे थे। धमाका। जुवानयांग आत्मा पुनर्स्थापना गोली 8वीं ग्रैंडमास्टर स्तर की गोली थी, इसलिए इसमें 8 आपदा बिजली के बोर्ड थे। अंतिम 3 सबसे शक्तिशाली थे और सबसे लंबे समय तक टिके रहे। वांग टेंग पीछे नहीं हटा। उसने बिजली की चमक का आनंद लिया और अपने शरीर का इस्तेमाल करके उसका प्रतिरोध किया। उसके माथे पर एक रहस्यमय सुनहरा पैटर्न दिखाई दिया। एट नोबल बनेट एट। उनकी बिजली की प्रतिभा पूरी तरह से मुक्त हो गई थी। उसी समय उन्होंने अपने लेटिंग फिजिक और प्राचीन भगवान के शरीर को सक्रिय किया, खुद को प्रशिक्षित करने के लिए आपदा बिजली का उपयोग किया। वांग टेंग की बिजली की प्रतिभा केवल सम्राट स्तर की थी और उसका लेटिंग फिजिक ग्रहीय स्तर पर भी नहीं था। ये ग्रैंडमास्टर स्तर की आपदा बिजली के सामने कुछ भी नहीं था। हालांकि प्राचीन भगवान का शरीर असाधारण था। यह एक शीर्ष स्तरीय शारीरिक प्रशिक्षण कौशल था। यह ब्रह्मांड के स्तर को भी पार कर गया था। वांग टेंग ने इसे केवल 3 स्टार तक बढ़ाया, लेकिन यह क्लेश का सामना करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। बिजली की 3 चमकें वांग टेंग की सुरक्षा को भेद नहीं सकी और धीरे धीरे तितर बितर हो गई। उसके चारों ओर बिजली की चमक कम हो गई, जिससे उसका शरीर दिखाई देने लगा। यह 8वीं स्तर की आपदा बिजली काफी शक्तिशाली है। वांग टेंग घबरा गया। वह अपने शरीर में सुन्नता और दर्द महसूस कर सकता था। यद्यपि उसने अपने प्राचीन देव शरीर को सक्रिय कर लिया था, फिर भी उसे थोड़ा कष्ट हुआ। उनके शरीर को प्रशिक्षित करना आसान नहीं था, लेकिन उसे कुछ लाभ भी हुआ। उसने अपनी मुट्ठी भींची और महसूस किया कि उसका शरीर मजबूत हो गया है। वह और मजबूत हो गया। वाह! उसने अपने गुण पैनल पर नजर डाली। प्राचीन देवता के शरीर का गुण थोड़ा ऊपर उठ गया था, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। प्राचीन भगवान का शरीर 1503 लाख 3 सितारा। उसने अपने खाली गुणों का उपयोग करके अपने प्राचीन भगवान के शरीर को 3 सितारा स्तर तक पहुंचाया, लेकिन यह केवल दरवाजे पर ही था। उसे याद आया कि उसके पास केवल एक बिंदु था। विपत्तिपूर्ण बिजली गिरने के बाद उसके 1500 अंक हो गए। वांग टेंग के होठों के कोने कांप उठे। एक विपत्ति बिजली ने उसे केवल 1500 अंक बढ़ा दिए। ध्यान रहे, अगले स्तर पर आगे बढ़ने के लिए उसे 300,000 अंक चाहिए थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कितना बड़ा अंतर है। 4 सितारा स्तर तक पहुंचने के लिए उसे 200 बिजली आपदाओं की आवश्यकता होगी। वांग टेंग को लगा कि उसका भविष्य अंधकार में है। 200 बिजली गिरने की आपदाएं। सच में, उसे और भी ज्यादा की जरूरत हो सकती है। वह जितना आगे जाएगा, यह उतना ही मुश्किल होगा। इसे कौन सहन कर सकता है? कोई भी ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करेगा। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और गोली की तरफ देखा। बिजली की तबाही के बाद गोली थोड़ी चंचल हो गई और दूसरी दिशा में उड़ने लगी। वह भागने की कोशिश कर रहा था। वांग टेंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जुवानयांग आत्मा पुनर्स्थापना गोली अनियंत्रित रूप से वापस उड़ गई। यह उसके हाथ में आ गिरी और आज्ञाकारी ढंग से उसकी हथेली पर पड़ी रही। इस गोली को परिष्कृत करना बहुत कठिन था, इसलिए वह केवल एक ही गोली बना पाए। लेकिन इतना काफी था। वांग टेंग ने जुवानयांग आत्मा पुनर्स्थापना गोली को एक जेड बोतल में रखा और अपने चारों ओर के गुण बुलबुले उठाए। नक्षत्र बल बिजली तारांकन 800। नक्षत्र बल बिजली तारांकन 1200। स्वर्ग पृथ्वी आपदा बिजली 150। स्वर्ग पृथ्वी आपदा बिजली 200। अल्पविराम। वांग टेंग ने पहले भी कुछ बिजली की आपदाओं का सामना किया था, इसलिए वह इससे अभ्यस्त था। वह विशेषता बुलबुले से भी परिचित था। गुण बुलबुले उसके शरीर में विलीन हो गए। कुछ नक्षत्र बिजली बल में बदल गए और शून्यता के समुद्र के ऊपर बिजली नक्षत्रों में प्रवेश करने से पहले उसके मध्याह्न रेखाओं और अंगों के माध्यम से बह गए। अब उसके पास 8 बिजली के नक्षत्र थे। इसका मतलब था कि वांग टेंग की बिजली शक्ति ग्रहीय चरण के 8वें स्तर पर पहुंच गई थी। अन्य विशेषता बुलबुले बैंगनी आपदा बिजली के छोटे बोल्ट में बदल गए और वांग टेंग की चेतना में घुस गए। उसकी चेतना में विपत्ति की बिजली का एक छोटा सा गोला समाया हुआ था। इस जोड़ के बाद यह थोड़ा बड़ा हो गया। वांग टेंग ने तुरंत विपत्ति बिजली की खुशी को महसूस किया। वे मुस्करा उठे। उन्हें नक्षत्रीय बिजली बल के 12,000 अंक और आपदा बिजली के 850 अंक प्राप्त हुए। तारामंडल बिजली बल 21,500 बटा 80,000 ग्रहीय चरण 8वां स्तर। स्वर्ग पृथ्वी आपदा बिजली 1,450 बटा 10,000 प्रथम श्रेणी। उसके नक्षत्र की बिजली की शक्ति बहुत बढ़ गई, लेकिन यह अभी भी ग्रहीय चरण के 8वें स्तर पर थी। यह सफलता के लिए पर्याप्त नहीं था।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जहां तक आपदा बिजली की बात है तो ये केवल 1450 तक ही पहुंची और फिर भी प्रथम रैंक पर रही। ऐसा लगता है कि इसे दूसरे स्थान पर लाना एक कठिन कार्य होगा। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। वह एक बार में एक कदम उठाएगा। अधीर होने का कोई फायदा नहीं था। वह हर दिन बिजली गिरने की आपदा को सहन नहीं कर सकता था, है ना? इसका कोई मतलब नहीं था। वांग टेंग आकाश से नीचे उतरा। जनरल कैमरून और अन्य लोग उसके चारों ओर जमा हो गए। ये कैसा है? वेबलेन ने वांग टेंग की हथेली को घूरते हुए उत्तेजित होकर पूछा। उनके पास गोली का फॉर्मूला काफी समय से था, लेकिन किसी ने भी जुवानयांग आत्मा पुनर्स्थापना गोली को सफलतापूर्वक नहीं बनाया था। जब उसने वांग टेंग को गेंद दी तो वह एक मौका ले रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सफल होगा। यह उसके लिए आश्चर्य की बात थी। वह सोच रहा था कि जुवानयांग आत्मा पुनर्स्थापना गोली कैसी दिखती होगी। जनरल कैमरून, मोइरा, ओलिविया और ग्रैंड मास्टर स्पैनबर्ग ने उसे घेर लिया और उसे गौर से देखने लगे। मैं सफल हो गया। वांग टेंग मुस्कुराया। उसने अपनी हथेली खोली और उन्हें जुवानयांग आत्मा पुनर्स्थापना गोली दिखाई। क्रिस्टल क्लियर जेड बोतल में सुनहरी लाल चमक वाली एक गोली तैर रही थी। ये गोल थी और इस पर 8 पैटर्न बने हुए थे। गोली दिव्य लग रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तुमने मुझे निराश नहीं किया, वेबलेन ने 3 बार दोहराया। बहुत बढ़िया, चचेरी बहन डीक्यू बच गई। ओलिविया सबसे ज्यादा उत्साहित थी। उसने वांग टेंग की बांह खींची। वांग टेंग भी मुस्कुराया। जुवानयांग सोल रिस्टोरिंग पिल को परिष्कृत करते समय वह थोड़ा तनाव में था क्योंकि उसे अपने दोस्त को बचाने के लिए इसकी जरूरत थी। इसके अलावा कठिनाई उसके महारत के स्तर से ज्यादा थी, इसलिए अगर वह असफल हो गया। सौभाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। मोइरा का दिल धड़क उठा जब उसने वांग टेंग की मुस्कान देखी। उसकी आंखों में वह चमक रहा था। यह आदमी बहुत सुंदर था। डैन पैटर्न, ग्रैंड मास्टर स्पैनबर्ग ने अचानक कहा। उनकी आंखें गोल्डफिश की तरह खुली हुई थी क्योंकि वह जेड बोतल में गोली को घूर रहे थे। उन्होंने उत्साह से टिप्पणी की, ग्रैंड मास्टर वांग टेंग, आपने मुझे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया। मैं आपकी क्षमता से पूरी तरह आश्वस्त हूँ। आप इस कठिन गोली को बनाने में सफल रहे, वह भी इतनी उच्च गुणवत्ता की। ये पहली बार है जब मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ देखा है। एक ग्रैंडमास्टर के रूप में स्पैनबर्ग को डैन पैटर्न का अर्थ स्पष्ट रूप से पता था। जिन दवाओं पर पैटर्न थे, उनकी प्रभावकारिता सबसे अधिक थी, इसलिए उनकी गुणवत्ता शीर्ष स्तर की थी। ऐसी डैन दवाएं दुर्लभ थीं, लेकिन आज वह एक दवा देखने में सफल रहे। ग्रैंड मास्टर स्पैनबर्ग ने सम्मानित महसूस किया। ग्रैंड मास्टर स्पैनबर्ग, आप बहुत विनम्र हैं, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दरअसल वह इस डैन दवा से संतुष्ट नहीं था। इस पर केवल 8 पैटर्न थे। जब उसने 9 सार आत्मा जमा देने वाली गोली बनाई तो उसमें 10 पैटर्न थे। यदि उन्हें एक और मौका दिया जाता तो उन्हें पूरा विश्वास था कि वे 10 पैटर्न वाली एक गोली बना सकते हैं और उसकी 100% प्रभावकारिता को गोली में सुरक्षित कर सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नहीं नहीं, यह मेरे जीवन में देखी गई सबसे उत्तम गोली है। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग, मैं आपकी निपुणता का बहुत सम्मान करता हूं, ग्रैंडमास्टर स्पैनबर्ग ने कहा। मैं बस भाग्यशाली था, वांग टेंग ने विनम्रतापूर्वक कहा। ग्रैंडमास्टर स्पैनबर्ग, आप अच्छे वक्ता हैं। कृपया ज्यादा बोलें। आप क्या कह रहे हैं? मैं कई ग्रैंडमास्टर्स से मिला हूं, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां नहीं बना सकता। ये किस्मत की बात नहीं है, ग्रैंडमास्टर स्पैनबर्ग ने गंभीरता से कहा। उन्हें लगा कि वांग टेंग बहुत विनम्र है। हा हा हा, ग्रैंडमास्टर स्पैनबर्ग, अगर आप मेरी प्रशंसा करते रहेंगे तो मुझे शर्मिंदगी होगी। वांग टेंग हंसा। मौन। सभी लोग अवाक होकर वांग टेंग को देखने लगे। जाहिर है, इस व्यक्ति को तारीफें पसंद थी। वह बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं लग रहा था। उफ, बेशर्म, आह, देखो तुम कितने विनम्र हो। मुझे लगता है कि मैं अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूँ। मेरी कीमिया की महारत स्थिर है, लेकिन मैं ग्रैंडमास्टर होने के गौरव का आनंद ले रहा हूँ। मुझे शर्म आती है। ग्रैंडमास्टर स्पैनबर्ग ने अपना सिर हिलाया। कृपया ऐसा मत कहिए। आपने रक्षा गृह पर रहकर मेरा सम्मान अर्जित किया है। हर कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सकता। वांग टेंग ने भी उनकी प्रशंसा की। अगर वह बदले में कुछ नहीं करता तो यह अशिष्टता होगी। चूंकि दूसरे पक्ष ने उसकी प्रशंसा की है, इसलिए उसे भी बदले में कुछ करना चाहिए। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ग्रैंडमास्टर स्पैनबर्ग ने अपना हाथ हिलाया। हालांकि उनके चेहरे पर मुस्कान ने उनकी असली भावनाओं को उजागर कर दिया। सब लोग, क्या आप सबका काम हो गया? खांसते हुए, आइए पहले डीक्वी को बचाएं। जुवानयांग आत्मा पुनर्स्थापना की गोली डीक्वी को दे दे क्योंकि यह आपने ही बनाई है, जनरल कैमरन ने खांसते हुए कहा।
हाँ हाँ, किसी की जान बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ग्रैंड मास्टर स्पैनबर्ग रुकने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सिर हिलाया। वांग टेंग ने जनरल कैमरून को नाराजगी से देखा। क्या वह दूसरों को उसकी प्रशंसा करने से रोकने की कोशिश कर रहा था? उन्होंने कुछ वाक्यों के बाद ग्रैंड मास्टर स्पैनबर्ग को क्यों टोका? यह अपमानजनक था। जनरल कैमरून, उस नजर से क्या मतलब है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ गलत किया है। जनरल कैमरून के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। यह आदमी बेशर्म था। क्या उसे शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई? उसने वांग टेंग को घूरा और चला गया। उसे डर था कि अगर उसने उसे और देखा तो वह उसे पीट सकता है। वह पिटाई के लायक था। एक आदमी के पास हमेशा कुछ दिन की छुट्टी होती है। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और खुद से कहा। मोइरा ने उसकी आवाज सुनी क्योंकि वह उसके बगल में खड़ी थी। उसने एक अजीब सा भाव दिखाया। जनरल कैमरून लड़खड़ा गए। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन वे पीछे नहीं मुड़े। सहन करो, सहन करो। इस युवक ने सेना में महान योगदान दिया है, इसलिए मैं इस बार उसे छोड़ दूंगा। वेबलेन की प्रयोगशाला में वापस चले गए। डीक्यू अभी भी बिस्तर पर अकड़कर लेटा हुआ था। वह एक लाश की तरह लग रहा था जिसका विच्छेदन किया जाना था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने कपड़े पहन रखे थे। आमतौर पर लाशें नंगी होती हैं। सभी लोग डीक्वी के चारों ओर इकट्ठा हो गए और उस गरीब आदमी को देखने लगे। वांग टेंग ने जुवानयांग आत्मा को वापस लाने वाली गोली निकाली और डीक्यू का मुंह खोला। फिर उसने गोली अंदर घुसा दी। सब लोग, ओलिविया, भाई वांग टेंग, क्या आप सचमुच दोस्त हैं? क्या हम दोस्त जैसे नहीं लगते? वांग टेंग ने हैरान होते हुए पूछा। ओलिविया, गंभीरता से, आपके व्यवहार को देखकर अन्य लोग सोच सकते हैं कि आप उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। विवरण पर ध्यान मत दो। अगर हम दोस्त नहीं होते तो मैं जुवानयांग आत्मा पुनर्स्थापना गोली को परिष्कृत करने और उसे बचाने के लिए इतना प्रयास नहीं करता। मैं एक ग्रैंड मास्टर कीमियागर हूं। मेरा समय और श्रम कम से कम कुछ अरब के बराबर है। वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। आप उसे व्यक्तिगत रूप से समझा सकते हैं। मैंने ये दृश्य अपनी कलाई घड़ी पर रिकॉर्ड कर लिया है, ओलिविया ने चालाकी से कहा। फक, वांग टेंग ने अनजाने में गाली दी। ये लड़की सचमुच चालाक थी। वह धोखा खा गया। क्या तुम डरे हुए हो? ओलिविया ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम मेरे लिए 180 ग्रैंड मास्टर स्तर की गोलियां बनाओगे तो मैं वीडियो हटा दूंगी। मौन। सभी लोग हैरानी से ओलिविया को देख रहे थे। उन्हें लगभग लोमड़ी की पूंछ उसके पीछे से निकलती हुई दिख रही थी। वह आश्चर्यजनक रूप से निर्दयी थी। 108 ग्रैंड मास्टर स्तर की गोलियां। क्या उसे लगा कि वे मिठाइयां हैं? वह ये संख्या कैसे बता सकती थी? तुम डाकू क्यों नहीं बन जाते? वांग टेंग ने गुस्से से पूछा। यहां लूटने के लिए कोई नहीं है, ओलिविया ने भोलेपन से भरे लहजे में जवाब दिया। तुम कितने होशियार हो? वांग टेंग ने अपनी आंखें घुमाई। ठीक है, मैं तुम्हें फिर से बाहर नहीं लाऊंगा। मुझसे भीख मत मांगना। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, ओलिविया दंग रह गई। उसने जल्दी से वांग टेंग की कोहनी को गले लगा लिया। ऐसा मत करो भाई, मैं गलत थी। मोइरा ने अपनी भौं उठाए और अनायास ही उनके संपर्क बिंदु की ओर देखने लगी। वांग टेंग को तुरंत अपनी कोहनी पर कुछ नर्म चीज महसूस हुई। क्या बकवास है? ये लड़की अच्छी तरह से बड़ी हो रही है। वह परिपक्व हो गई है। मैं अब उसके साथ एक जवान लड़की की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी वह आसानी से नहीं मानेगा। अगर वह मान गया तो वह भविष्य में तबाही मचा देगी। तुम गलत कैसे हो सकते हो? यह मेरी गलती है। मैंने तुम पर भरोसा करके गलती की। वांग टेंग ने आह भरी और निराशा से अपना सिर हिलाया। ओलिविया को समझ नहीं आया कि क्या कहे। वह अचंभित रह गई। अरे नहीं, अगर भाई वांग टेंग मुझे भविष्य में नहीं लाए तो मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने इस मिशन में ज्यादा हिस्सा नहीं लिया, लेकिन एक पर जाने में सक्षम होना एक बड़ी सफलता थी। उन्हें ये रोमांचक और मजेदार लगा। यदि वांग टेंग ने उसकी उपेक्षा की होती तो उसके पास कोई और मौका नहीं होता। कुछ मत कहो, चलो यहां से संबंध तोड़ देते हैं। वांग टेंग ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा। सोब, नहीं, भाई वांग टेंग, यह मेरी गलती है। मैंने वीडियो नहीं बनाया। मैंने झूठ बोला। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। सोब, मैं गलत थी। ओलिविया की आंखों में आंसू भर आए और वह फूट फूट कर रोने लगी। वांग टेंग खुद को असहाय महसूस कर रहा था। यह सही नहीं था। वह पीड़ित था, लेकिन उसके रोने के बाद वह बुरा आदमी लगने लगा। हर कोई वांग टेंग को अजीब नजरों से देख रहा था, मानो वह अमानवीय हो। तुम एक जवान लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? सचमुच। वांग टेंग को और भी निराशा हुई। उन्हें फंसाया नहीं गया था, इसलिए उन्हें परवाह नहीं थी। वे भी बुरे लोग थे।
रोना बंद करो, मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा हूं, वांग टेंग ने असहाय होकर कहा। एट नोबल बनेट एट। सच में, ओलिविया का रोना बंद हो गया और उसके आंसू तुरंत गायब हो गए। उसने पूछा, क्या मैं भविष्य में आपके साथ आ सकती हूँ? एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग को लगा कि उससे फिर से धोखा दिया गया है। उसने पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों करना चाहते हो? ये खतरनाक है। यह मजेदार है, ओलिविया ने कहा। सब लोग। ये छोटी लड़की अभी भी बच्ची थी। वह कैसे कह सकती थी कि रक्षा गृह मजेदार था? क्या वह अनजान थी या भोली थी? ओह, ऐसा लग रहा था कि उनका मतलब एक ही है। सबने सिर हिलाया। वे खुद को खुशकिस्मत मानते थे कि इस छोटी लड़की ने उन्हें परेशान नहीं किया। उससे कौन निपट सकता था? बकवास, वांग टेंग ने धीरे से डांटा। यह एक रक्षागृह है, खेलने की जगह नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हें जल्द ही वापस लाया जाएगा। तुम्हारे परिवार में कोई तुम्हारा ख्याल रखेगा। मैं वापस नहीं जाना चाहती, ओलिविया ने अनिच्छा से मुंह बनाते हुए कहा। इसका निर्णय लेना तुम्हारा काम नहीं है, वांग टेंग ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। ओलिविया ने पलकें झपकाई और वांग टेंग को परेशान करना बंद कर दिया। वह एक और योजना के साथ आ रही थी। जहां तक डीक्यू का सवाल है, गोली खाने के बाद उसके चेहरे पर कुछ रंग लौट आया। जुवानयांग आत्मा पुनर्स्थापना गोली उसके मुंह में पिघल गई। यह एक अच्छा कार्य था। डीक्यू अपनी बेहोशी की हालत में लोनगन के आकार के आध्यात्मिक दान को निगलने में सक्षम नहीं होगा। वांग टिंग, डीक्वी कब जागेगा? जनरल कैमरन ने पूछा। मेरी जुवानयांग आत्मा पुनर्स्थापना गोली की प्रभावकारिता के आधार पर 2 दिन। वांग टिंग ने अनुमान लगाया। 2 दिन बहुत कम समय है। जनरल कैमरून चौंक गए। लगता है कि आपकी कीमिया में महारत बहुत ज्यादा है। मुझे अब से आपको ग्रैंड मास्टर कहना चाहिए। कृपया ऐसा मत कहिए। मैं आपके अधीन एक छोटा सा सिपाही हूँ। मुझे ग्रैंड मास्टर मत कहिए। ये वही व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमें इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, वांग टेंग ने जल्दी से जवाब दिया। अगर कैमरून ने उनसे बात करने का तरीका बदल दिया, तो उनके रिश्ते भी बदल जाएंगे। वे एक वरिष्ठ और एक अधीनस्थ से एक ही रैंक के सहकर्मी बन जाएंगे। आखिरकार ग्रैंडमास्टर अपने उद्योग में अग्रणी थे। ये वह नहीं था जो वांग टेंग चाहता था। वह अभी भी जनरल कैमरून की सुरक्षा का आनंद लेना चाहता था। पता कुछ भी नहीं था। उसे इसकी जरूरत नहीं थी। मौन, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। उन्हें वांग टेंग बहुत ही मोटी चमड़ी वाला लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह बिना लाल हुए और खुद को इतनी नीची स्थिति में डाले बिना ऐसे शब्द कैसे कह सकता था? चलो, ग्रैंडमास्टर के तौर पर तुम्हें कुछ सम्मान नहीं मिलना चाहिए? जनरल कैमरून ने आश्चर्य से वांग टेंग की ओर देखा। यह वह उत्तर नहीं था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। क्या तुम्हें यकीन है? उसने पूछा। हाँ, बिल्कुल पक्का। मैं आपके अधीन एक छोटा सा सिपाही हूँ। आप मुझे जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं। बस मेरे सैन्य योगदान को याद रखें। वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। तो यही है वो जो आप चाहते हैं? जनरल कैमरून हंसी और आंसू के बीच फंस गए। ठीक है, आपको अपने भविष्य के मिशनों के लिए सैन्य योगदान मिलेगा। आप पर इसका कोई असर नहीं होगा। खांसी दरअसल सैन्य कारनामे गौण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं सेना में योगदान देना चाहता हूं, वांग टेंग ने खांसते हुए कहा और सही ढंग से बोलना जारी रखा। हर कोई अंडरस्को। हा हा हा, तुम एक दिलचस्प बच्चे हो। वेबलेन जोर से हंस पड़ा। उन्होंने शायद ही कभी किसी को अपने जैसा ईमानदार और सरल व्यक्ति देखा हो। ग्रैंडमास्टर स्पैनबर्ग पहले तो हैरान रह गए, लेकिन उनकी बातचीत सुनने के बाद वे वांग टेंग के इरादे समझ गए। वे मुस्कुराए और चुप रहे। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग एक अनोखे व्यक्ति थे। अन्य ग्रैंडमास्टर्स ने सेकेंडरी करियर अलायंस में एक अच्छा जीवन जीने का विकल्प चुना। वे सेना में कष्ट सहने के लिए नहीं आए। बेशक, उनकी योग्यता की कमी भी इसका एक कारण थी। वांग टेंग अलग थे। हालांकि वे ग्रैंडमास्टर थे, लेकिन उनकी मार्शल आर्ट प्रतिभा भी बहुत मजबूत थी। इस क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां और भी ज्यादा हो सकती थीं। ये समझा जा सकता है कि उन्होंने ये रास्ता क्यों चुना। चलो, सब कुछ खत्म हो गया है, इसलिए हम अलग हो जाते हैं। हम डीक्यू के जागने का इंतजार करेंगे और फिर उससे पूछेंगे कि क्या हुआ। जनरल कैमरन ने हाथ हिलाया और तुरंत चले गए। उनके पास निपटने के लिए कई मामले थे, वे ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते थे। मैं भी वापस जा रहा हूँ। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग, अगर आप फ्री हो तो आइए और चाय पीजिए, ग्रैंडमास्टर स्पैनबर्ग ने कहा। मैं करूंगा, वांग टेंग ने सहमति जताई। उसे इस ग्रैंडमास्टर से बात करना बहुत पसंद था क्योंकि उसके पास शब्दों का एक अलग अंदाज था। वांग टेंग भी जाना चाहता था, लेकिन वेबलिन ने उसे वापस खींच लिया। युवा लड़के, जाओ और शैतानी अंडाणु से निपटो। जितनी जल्दी तुम इससे छुटकारा पाओगे, उतनी जल्दी मैं इसका अध्ययन कर सकूंगा।
आप मुझे आराम नहीं करने दे रहे हैं, वांग टेंग ने असहाय होकर कहा। तुम्हें आराम की क्या जरूरत है? तुम अभी भी जवान हो। क्या तुम कमजोर हो? वेबलेन ने उसकी ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कमजोर? तुम ही कमजोर हो, वांग टेंग ने गुस्से से जवाब दिया। अरे, क्या तुम्हें नहीं पता कि बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है? नहीं। क्या तुम जानते हो कि जूनियर पर कैसे प्यार लुटाया जाता है? जूनियर, आप कृपया इतना बेशर्म मत बनो। मैं सिर्फ 20 साल का हूं। मैं तुम्हारी तरह बूढ़ा नहीं हूं। तुम्हारा एक पैर तो पहले से ही ताबूत में है। मैं क्रोधित हूं। अल्पविराम। मोइरा ने अपने माथे पर थपकी दी और उन दोनों को झगड़ते हुए दूर जाते देखा। वह जल्दी से उनके पास पहुंची। हखाने 10 में पहुंचे, जहां शैतान के अंडे को सील कर दिया गया था। वांग टेंग ने मोइरा और फिर वेबलेन की ओर देखा। जनरल कैमरून ने पहले ही इसे मंजूरी दे दी है। मोइरा जानती थी कि वांग टेंग क्या सोच रहा था और उसने मुस्कुराते हुए समझाया। वांग टेंग ने सिर हिलाया। वह कुछ भी कहने के लिए बहुत आलसी था। वह बता सकता था कि मोइरा और वेबलेन एक जैसे ही थे। उनमें शैतानी अंडाणु पर शोध करने की विशेष रूप से तीव्र इच्छा थी। उन्हें इसके करीब जाने से रोकना लगभग असंभव था। इसीलिए उसने उन्हें रोकना बंद कर दिया। जब तक वे खुद को बचा सकते थे, उसे कोई परवाह नहीं थी। अगर वे शैतान के अंडे से मोहित भी होते तो भी वे खुद ही ऐसा करते। उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। वेबलेन और मोइरा भी बहुत सतर्क थे। जब वांग टेंग ने दरवाजा खोला तो उन्होंने जल्दी से लाइट एलिमेंट कवच पहन लिया। ये सही था। मोइरा के पास भी प्रकाश तत्व सामग्री से बना एक शानदार कवच था। वांग टेंग की आंखें ईर्ष्या से भर गईं। धनवान साथियों। गुरु और शिष्य बहुत ज्यादा खर्चीले थे। प्रकाश तत्व सामग्री से निर्मित 2 पूर्ण कवच। जब वे इसे पहनते थे तो उन्हें लूटे जाने का डर नहीं रहता था। इस समय वांग टेंग की नजर में गुरु और शिष्य खजाने की पेटियां हिला रहे थे। वह उनसे सब कुछ छीन लेना चाहता था। मोइरा ने अपनी गहरी इंद्रियों से वांग टेंग की निगाहों को महसूस किया और वह थोड़ा स्तब्ध रह गई। फिर उसने अपनी आंखें उसकी ओर घुमाई जैसे कि वह जानती हो कि वांग टेंग क्या सोच रहा था। खांसी। वांग टेंग को उम्मीद नहीं थी कि उसके इरादे पता चल जाएंगे। वह समझ गया था कि एक महिला की छठी इंद्री कितनी संवेदनशील होती है और उसने दोषी विवेक के साथ नजरें फेर ली। इंतजार। वांग टेंग को अचानक कुछ याद आया और उसने संदेह भरी निगाहों से वेबलिन की ओर देखा। क्या तुमने नहीं कहा था कि यह कवच उपहार में मिला है? उस व्यक्ति ने तुम्हें 2 सेट दिए थे। हाँ, क्या वह ऐसा नहीं कर सकता? वेबलेन ने जवाब दिया। कर सकते हैं, वो निश्चित रूप से कर सकते हैं। वांग टेंग ने अपनी आंखें घुमाई और अवाक रह गए। ये किसी और का कवच था, उन्हें ये कैसे मिला, इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उसे यकीन था कि यह बूढ़ा आदमी सच नहीं बोल रहा था। तस्क, वह परेशान होने से डरता था। क्या वह उस प्रकार का व्यक्ति था? वह अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। अब दरवाजा खुला था। वांग टेंग पहले अंदर आया। जब उसने कमरे में जो कुछ देखा तो वह दंग रह गया। वह केवल 2 दिनों के लिए गया था और चारों ओर बहुत सारे विशेषता बुलबुले थे। ऐसा लग रहा था कि शैतान का अंडाणु यहां कैद होने को तैयार नहीं था। वांग टेंग पूरी तरह से कल्पना कर सकता था कि उसके जाने के बाद शैतानी अंडाणु किस तरह से उन्मत्त होकर संघर्ष कर रहा होगा। जितना अधिक ये संघर्ष करता, उतने ही अधिक गुण बुलबुले गिरते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि ये वांग टेंग के लिए अच्छी बात थी। उसने तुरंत उन्हें उठा लिया। नक्षत्र बल अंधेरा तारांकन 300। नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 650। करामात तारांकन 80। तारामंडल बल अंधेरा तारांकन 420। करामात तारांकन 110। दिव्य क्षेत्र आत्मा 300। डॉट डॉट डॉट। एक एक करके विशेषता बुलबुले वांग टेंग के शरीर और चेतना में विलीन हो गए। एक पल में वांग टेंग ने नक्षत्र डार्क फोर्स के 31,000 अंक प्राप्त कर लिए। धमाका। नक्षत्रों की विशाल मात्रा में अंधेरी शक्ति उसके शून्यता के सागर में विलीन हो गई और उसके शरीर में गर्जना होने लगी। जल्द ही 9वां अंधेरा नक्षत्र धीरे धीरे बन गया। ग्रहीय चरण स्तर 9। वांग टेंग का तारामंडल डार्क फोर्स ग्रहीय चरण के 9वें स्तर तक आगे बढ़ गया था। सफलता इतनी अचानक मिली कि वांग टेंग को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। शुरू में उसे लगा कि आगे बढ़ने से पहले उसे कुछ और राउंड खेलने होंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सब अभी हो जाएगा। शैतानी अंडाणु उसे कुछ बड़े लाभ दे रहा था। वांग टेंग ने इसे अंगूठा दिखाने का निर्णय लिया। उसके शरीर में मौजूद काली शक्ति धीरे धीरे शांत हो गई। सभी नक्षत्रों की काली शक्ति 9 नक्षत्रों में एकत्रित हो गई और शांत हो गई। अन्य तत्वों की तुलना में वांग टेंग के शरीर में ये अंधेरे नक्षत्र सबसे स्पष्ट और खामोश थे।
वे सभी कोनों में सिमटे हुए थे और शून्यता के समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों में छिपे हुए थे, जैसे कि उनका अस्तित्व ही न हो। वांग टेन का इरादा यही था। डार्क फोर्स का अन्य फोर्सेज पर बहुत बड़ा प्रभाव था और वह नहीं चाहता था कि उसकी अन्य फोर्सेज इससे प्रभावित हो। खास तौर पर वे ताकतें जो अंधेरे ताकतों से कमजोर हैं। वे भ्रष्टाचार का विरोध करने में बिल्कुल असमर्थ होंगे। हालांकि यह थोड़ा निराधार था। डार्क फोर्स ने कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं दिखाई थी। यह संभव था कि वे सभी एक ही मालिक के थे और उन्हें नियंत्रित रखा गया था। लेकिन सावधानी बरतने के लिए वांग टेंग ने इसे अन्य बल नक्षत्रों से अलग एक क्षेत्र में अकेले रहने दिया। यदि यह संभव होता तो वांग टेंग चाहते थे कि अंधकार में तारामंडल शून्यता के समुद्र की गहराई में डूब जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश वह ऐसा नहीं कर सके। एक बार जब तारामंडल संघनित हो गए तो वे शून्यता के समुद्र में प्रवेश नहीं कर सके। एक मार्शल योद्धा के रूप में वांग टेंग को मानव शरीर के रहस्यों की केवल एक छोटी सी झलक ही मिल सकी थी। अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। लेकिन इस तरह से डार्क फोर्स थोड़ी दयनीय थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसके मालिक ने अस्वीकार कर दिया हो। तारामंडल डार्क फोर्स के अलावा उन्होंने मंत्रमुग्ध करने की क्षमता भी प्राप्त की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन विशेषता बुलबुले वांग टेंग के दिमाग में विलीन हो गए और भारी मात्रा में EXP में परिवर्तित हो गए। करामात 200/5000 विशेष। इस बार वांग टेंग ने 2800 करामाती अंक प्राप्त किए, जिसने इसे विशेष चरण में पहुंचा दिया। वांग टेंग को लगा कि जादू पर उसका नियंत्रण कहीं ज्यादा सटीक था। अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के साथ वह इसे ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धाओं पर इस्तेमाल कर सकता था। यदि वह इसका प्रयोग स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धाओं के विरुद्ध करे तो उसे थोड़ी सफलता भी मिल सकती है। अचानक उसे लगा कि यह हुनर बहुत उपयोगी है। वह इसे अगली बार आजमा सकता है। अंत में यह दिव्य क्षेत्र आत्मा विशेषताएं थी। कुल 3200 अंक थे, जो कि कोई बुरी फसल नहीं थी। आत्मा के गुण चुपचाप वांग टेंग के मन में एकीकृत हो गए, जिससे उसकी आत्मा शुद्ध हो गई। वांग टेंग के शरीर में आए इस परिवर्तन के बारे में किसी को पता नहीं था। इसके अलावा ये सब एक पल में हुआ। वेबलेन और मोइरा को कुछ भी पता नहीं चला। वांग टेंग को होश आया और उसने अपने सामने शैतान के अंडे को देखा। उसे एक समस्या मिली। ये शैतानी अंडाणु थोड़ा उदास क्यों दिख रहा है? क्या इसने इतना संघर्ष किया कि यह ऐसी स्थिति में पहुंच गई? वांग टेंग के दिमाग में अजीबोगरीब विचार घूम रहे थे। फिर उसने ब्रह्मांड स्तर की तलवार निकाली और शैतान के अंडे पर वार कर दिया। छप छप, तलवार बिना किसी प्रतिरोध के शैतान के अंडकोश में घुस गई और शैतान का अंडकोश जोर से हिलने लगा। फिर वह बार बार हिलने लगा और फिर से और फिर से और फिर से। ऐसा लग रहा था जैसे वह आनंद में था। नहीं, वह दर्द में था। शैतान के अंडे से एक तीखी चीख निकली, लेकिन ये पहले जैसी जोरदार नहीं थी। इसके बजाय ये थोड़ा कमजोर महसूस हुआ। वेबलेन, मोइरा, वे दोनों असमंजस में थे। इस शैतानी अंडाणु में कुछ गड़बड़ है। पहले तो ऐसा नहीं था, अब यह इतना कमजोर क्यों है? वांग टेंग, क्या तुम यहाँ चुपके से घुस आए? वेबलेन ने पूछा। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं पिछले 2 दिनों से बाहर था। मेरे लिए वापस आना असंभव है। वांग टेंग अवाक रह गया। तो फिर शैतान का अंडाणु ऐसा क्यों है? वेबलेन को संदेह हुआ। संभवतः उसने अपने आप ही ऐसा किया है। शैतान का अंडा बहुत बुद्धिमान नहीं दिखता, वांग टेंग ने उत्तर दिया। शैतान अंडाणु, आपका क्या मतलब है कि आप बहुत बुद्धिमान नहीं है? एड्स बाय पब फ्यूचर, वह इसे फ्रेम कर रहा था। बदनामी, यह एक शैतानी अंडाणु था, ये बुद्धिमान कैसे न हो सकता था? इस मनुष्य की जीभ बहुत क्रूर है। अगर ऐसा हो पाता तो वह सीधे वांग टेंग पर हमला कर देता और उसे पीट देता। वेबलेन और मोइरा के चेहरे पर अजीब भाव थे। शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि शैतान का अंडा ऐसा क्यों बन गया और वे कुछ अवाक थे। ये शैतानी अंडाणु बहुत बुद्धिमान नहीं लगता। वांग टेंग ने उन दोनों की बात अनसुनी कर दी और शैतान के अंडे से तलवार निकाल ली। उसने उस पर कुछ और वार किए। ये वार सिर्फ एक आवरण थे। वांग टेंग का असली मकसद शैतान के अंडे के अंधेरे की उत्पत्ति को अवशोषित करना था। इस बार वांग टेंग ने शैतान के अंडे के 1/3 भाग को अवशोषित कर लिया। उसने इस शैतानी अंडे को नष्ट करने के लिए आधे महीने का समय लेने की योजना बनाई, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पास मिशन हो सकते हैं। वो हर समय मुख्य बेस में नहीं रहेगा। इससे जल्दी निपटना बेहतर था। अटैक नोबलबन एट। इससे शैतान के अंडे के साथ होने वाली किसी भी दुर्घटना को रोका जा सकता है। ये भाग सकता है क्योंकि यह पकड़ा जाना नहीं चाहता। अंधकार की उत्पत्ति 500/10,000 प्रथम रैंक। वांग टेंग ने विशेषता पैनल पर नजर डाली। अंधेरे की उत्पत्ति 500 अंक तक पहुंच गई थी।
पिछली बार उसने 100 अंक अवशोषित किए थे, इसलिए इस बार उसने 400 अंक अवशोषित किए। अंधकार की उत्पत्ति उनकी सबसे मजबूत मूल शक्ति बन गई थी। खैर, उनकी सभी उत्पत्ति प्रथम श्रेणी में थी। मूल की श्रेणी का मतलब था कि उन पर उसकी पकड़ कितनी है। उसकी पकड़ या महारत जितनी अधिक होगी, उसका स्तर उतना ही ऊंचा होगा। ठीक है, चलो चलते हैं। वांग टेंग ने संतोष में सिर हिलाया। उसने अपनी तलवार रख ली और चला गया। यही है। मोइरा ने सोचा कि वांग टेंग के पास कोई खास तरीका है, लेकिन उसने तो शैतान के अंडे पर वार कर दिया। वह चौंक गई। यही उनकी पद्धति है, वेबलेन ने अपना सिर हिलाया और असहाय भाव से कहा। जब उसने वांग टेंग को पहली बार ऐसा करते देखा तो उसकी प्रतिक्रिया मोइरा जैसी ही थी। यदि उसे शैतानी अंडाणु के कमजोर होने का आभास न होता तो वह सोचता कि वांग टेंग उसे बेवकूफ बना रहा है। जब उसने अपने शिष्य के विस्मयकारी भाव को देखा तो वह थोड़ा खुश हुआ। सौभाग्य से वह अकेला व्यक्ति नहीं था जो इस आदमी की विचित्रता से मूर्ख बना था। मोइरा ने अपने शिक्षक के खराब हास्य बोध को स्पष्ट रूप से पहचान लिया और उसकी ओर आंखें घुमाई। फिर उसने आश्चर्य से वांग टेंग की ओर देखा। वह वास्तव में वांग टेंग से पूछना चाहती थी कि उसने ये कैसे किया, लेकिन जब उसे याद आया कि उसकी शिक्षिका भी चुप रही थी, तो उसे एहसास हुआ कि वह व्यर्थ ही अपनी सांसें बर्बाद कर रही है। उनके जाने के बाद कमरे में मौजूद शैतान के अंडे से अचानक एक अस्पष्ट ध्वनि तरंग निकली। ध्वनि तरंग कमरे के धातु के फर्श को भेदती हुई अंदर घुस गई। जमीन पर मौजूद रून उसे रोकने में अप्रभावी थे। फिर ध्वनि तरंग जमीन में मिट्टी और चट्टानों के पार बाहर की ओर चली गई। ध्वनि तरंगें बहुत देर तक चलती रहीं और एक के बाद एक लहरें निकलती रहीं। ऐसा लग रहा था मानो लहरें एक दूसरे पर आरोपित हो गई हों, जिससे पहली लहर आगे बढ़ गई। शैतानी अंडाणु कमजोर होता गया और कुछ विशेष बुलबुले आसपास के वातावरण में गिर गए। हालांकि ये विशेषता बुलबुले लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रहे। अगर उन्हें एक निश्चित समय के बाद एकत्र नहीं किया गया तो वे गायब हो जाएंगे। पिछले कुछ विशेषता बुलबुले ऐसे ही गायब हो गए थे। यही कारण है कि वांग टेंग इसे पूरी तरह से भूल गया। क्लिक करें। अचानक दरवाजा खुला और एक व्यक्ति धीरे धीरे अंदर आया। मुझे खेद है, मैं कुछ लेना भूल गया, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। माहौल अचानक शांत हो गया। शैतान का अंडा जम गया, उसे अपराध बोध हुआ। वह लगभग कोसने लगा। कैसा धूर्त मनुष्य है। वह वापस आया और उसे अचानक पकड़ लिया। कुछ लेना भूल गए, ये बहाना है। इस कमरे में कुछ भी नहीं है। क्या वह मुझे बेवकूफ समझता है? लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल पाएगा क्योंकि मैंने छिपाने की तकनीक का इस्तेमाल किया था और बहुत सावधान थी। मैं तुम्हें मूर्ख नहीं बनने दूंगा। वांग टेंग ने अपने आसपास का माहौल देखा और कुछ नए गुण वाले बुलबुले देखे। उसे पता था कि शैतानी अंडा आज्ञाकारी नहीं था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या शैतान का अंडा इसलिए हतोत्साहित था क्योंकि वह बहुत संघर्ष कर रहा था। हालांकि जब वह अंधकार की उत्पत्ति को आत्मसात कर रहा था, तो उसने कुछ गड़बड़ महसूस की। पहले की तुलना में अंधकार की उत्पत्ति कम थी। अब प्रश्न यह उठता है कि शैतानी अंडे के अंधकार की उत्पत्ति में कमी क्यों आ सकती है? केवल नक्षत्रीय डार्कफोर्स की थकावट ही अंधकार की उत्पत्ति को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसके अन्य कारण भी रहे होंगे। वांग टेंग ने सतर्क रहने का निर्णय लिया और सबके चले जाने के बाद अकेले ही वापस लौटने का निर्णय लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसी कि उम्मीद थी, उसे समस्या का एहसास हो गया। अभी अभी इस कमरे से एक अजीब और कमजोर आध्यात्मिक उतार चढ़ाव आया। अगर उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली न होती, तो वह इस हलचल को पकड़ नहीं पाता। यह एहसास होने के बाद कि शैतान अंडाणु चाले खेल रहा है, वांग टेंग ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति मुक्त की और गुण बुलबुले उठा लिए। डेविल साउंडवेव तारांकन 400 एट नोवल बनैट एट। दिव्य क्षेत्र आत्मा 600। डेविल साउंडवेव तारांकन 300। डेविल साउंडवेव तारांकन 500। दिव्य क्षेत्र आत्मा 400। अल्पविराम। शैतान ध्वनि तरंग। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। क्या आध्यात्मिक उतार चढ़ाव का कारण यही था? गुण बुलबुले ज्ञान में बदल गए और उसके मन में विलीन हो गए। उसकी चेतना में एक छोटा विस्फोट हुआ और उसने एक छवि देखी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह अंधेरे में था। वह अपने आसपास कुछ भी नहीं देख पा रहा था और केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकता था। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को धीरे धीरे छोड़ा। जब उसने बाहरी दुनिया को महसूस किया, तो उसे एहसास हुआ कि वह एक शैतानी अंडाणु में बदल गया है। वांग टेंग अवाक रह गया। उसने शैतानी डिम के सभी घटकों को ध्यान से महसूस किया। यही आत्मा की उत्पत्ति और अंधकार की उत्पत्ति थी। उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे वह खुद को किसी और नजरिए से देख रहा है। इस समय अंधकार की उत्पत्ति और उसकी आध्यात्मिक शक्ति एक निश्चित लय में कंपन करने लगी।
फिर एक अदृश्य ध्वनि तरंग बाहर निकली। अल्पविराम। कुछ देर बाद वांग टेंग वास्तविकता में वापस आया। उसकी आंखों में आश्चर्य था। कोई आश्चर्य नहीं, वह शैतान के इरादे को समझ गया। ये सूचना प्रेषित करने के लिए इस पद्धति का उपयोग कर रहा था। शैतानी ध्वनि तरंग ने अंधकार की उत्पत्ति और आध्यात्मिक शक्ति की प्रतिध्वनि का उपयोग करके अदृश्य ध्वनि तरंग हमला किया। अनुनाद की आवृत्ति को परिवर्तित करके ये ध्वनि तरंग की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। इस प्रकार एक आक्रमणकारी कौशल के अलावा डेविल साउंडवेव का उपयोग सूचना प्रसारित करने के लिए भी किया जा सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शैतानी अंडाणु ने अपनी ध्वनि तरंग को हानिरहित स्तर पर ट्यून किया और कमरे में रून मुहरों से सफलतापूर्वक बच निकला। ध्वनि तरंगें बाहर लीक हो गईं। यह आसान लग रहा था, लेकिन वास्तविक संचालन के लिए बहुत कौशल की आवश्यकता थी। डेविल साउंडवेव वांग टेंग को एंटमैन क्वीन से मिली डेविल सोनिक वेव के समान थी। हालांकि मध्यस्थ अलग था। शैतानी ध्वनि तरंग एक ध्वनि हमला था जिसके लिए अंधकार की उत्पत्ति और आध्यात्मिक शक्ति के संयोजन की आवश्यकता थी। ध्वनि तरंग अव्यवस्थित और मोहक हो सकती है। पीड़ित को मानसिक विकार हो सकता है और वह अंधेरे बल से दूषित भी हो सकता है। दिव्य ध्वनि तरंग अधिक सीधी थी। यह एक आध्यात्मिक हमला था और दुश्मन के दिमाग में हस्तक्षेप कर सकता था। इसकी तुलना में डेविल साउंड वेव अधिक शक्तिशाली और अधिक भयावह थी। वांग टेंग को इससे कोई परेशानी नहीं थी। उसके लिए ये सिर्फ कौशल थे। शैतानी ध्वनि तरंगे अंधेरे प्रेतों से निपटने का एक अच्छा तरीका था। वे अपनी ही दवा का स्वाद चख सकते थे। डेविल साउंडवेव 200/300 अच्छी तरह से वाकिफ। वांग टेंग ने अपने गुण पैनल को देखा। उसे डेविल साउंडवेव के 1200 अंक मिले, इसलिए वह अच्छी तरह से वाकिफ हो गया। प्रवीणता के मामले में वह कोई नौसिखिया नहीं था। वांग टेंग ने संतोष में सिर हिलाया। उसने शैतान के अंडे को देखा और अपनी ठुड्डी को छुआ। शैतान के अंडे को लगा कि उसकी नजर में कुछ गड़बड़ है। खतरा महसूस करते हुए वह डर से कांप उठा। मैं तुम्हें अब यहां नहीं छोड़ सकता। अब तुम्हारी जिंदगी खत्म करने का समय आ गया है। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ शैतान के अंडे पर रख दिया। धमाका। एक भयानक विनाशकारी शक्ति प्रस्फुटित हुई। शैतानी अंडाणु डर के मारे संघर्ष करने और चीखने लगा। वांग टेंग पर आध्यात्मिक हमलों की लहरें बरसने लगी। इसने अपनी शैतानी ध्वनि तरंग को भी सक्रिय कर दिया। अंधेरे की उत्पत्ति जल्दी ही समाप्त हो गई, जिससे इसकी आध्यात्मिक शक्ति के साथ प्रतिध्वनि पैदा हुई और एक आध्यात्मिक हमला हुआ। वांग टेंग ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। उसे लगा कि एक अराजक ध्वनि तरंग उसके दिमाग में प्रवेश कर रही है और अंदर तूफान पैदा कर रही है। इस ध्वनि तरंग से उनकी आत्मा प्रभावित हुई। उनके गिरने के संकेत मिलने लगे। वांग टेंग ने नाक से सांस ली। उसकी चेतना की गहराई से एक विशाल और शक्तिशाली आत्मा बाहर निकली और शैतानी ध्वनि तरंग पर दबाव डाला, उसे नीचे दबा दिया। शैतान डिम्ब ने यह नहीं सोचा था कि उसका तुरुप का पत्ता, जिसने उसके अंधकार के सभी स्रोतों को समाप्त कर दिया था, इस मानव द्वारा आसानी से अवरुद्ध कर दिया जाएगा। ये कैसे संभव था? निराशा और अनिच्छा उसकी चेतना में उमड़ पड़ी। वह और अधिक अंधकार की उत्पत्ति को छोड़ना चाहता था, लेकिन भयावह भक्षण शक्ति ने उसे तेजी से अवशोषित कर लिया। वह अब अपने अंधकार की उत्पत्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता था। यह अंधकार का उद्गम मेरा है, वांग टेंग ने व्यंग्य किया। उसने भक्षण शक्ति की तीव्रता बढ़ा दी और अंधकार के उद्गम को क्रोधपूर्वक निगल लिया। शैतानी अंडाणु ने उम्मीद छोड़ दी। वह संघर्ष भी नहीं कर सकता था। एट नोबल बन एट। शैतानी अंडा, जिससे सभी प्राणी डरते थे, अब एक निराशाजनक स्थिति में था, जिसमें स्थिति को बदलने का कोई मौका नहीं था। क्या मजाक है? लेकिन उसे यह समझ में नहीं आया कि इस मानव में इतनी भयावह भक्षण क्षमता क्यों है। यहां तक कि उसने इसके अंधकार के उद्गम को भी निगलने का साहस किया। क्या वह मानव था? एक मनुष्य अंधकार की उत्पत्ति को कैसे आत्मसात कर सकता है? क्या उसे अंधकार में शक्ति द्वारा दूषित हो जाने और अंधकार का गुलाम बन जाने का डर नहीं था? इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए शैतान के अंडे का मूल भाग चूस लिया गया और वह एक निर्जीव और खाली खोल बन गया। वांग टेंग ने अपनी हथेली पीछे खींच ली और एक हल्की आह भरी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अंधकार की उत्पत्ति 1600/10,000 प्रथम श्रेणी। उन्होंने ओरिजिन ऑफ डार्कनेस के 1100 अंक और अवशोषित कर लिए। यह एक अच्छी बढ़त थी। मैं तुम्हें लंबे समय तक जीने देना चाहता था, लेकिन तुम अवज्ञाकारी थे। तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। वांग टेंग ने मासूमियत से अपना सिर हिलाया। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये कोई सूचना भेजने में कामयाब रहा। अगर अंधेरे भूत आकर्षित होते हैं। वांग टेंग गहरी सोच में डूबा हुआ था। अंत में उसने अपना सिर हिलाया। मुझे जनरल कैमरून को याद दिलाना चाहिए। वह इसके बारे में चिंता कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक छोटा सिपाही हूं।
यह मेरी समस्या नहीं है। वांग टेंग बेपरवाही से शैतान के अंडे के कमरे से बाहर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। हालांकि यह शैतान का अंडा अब सिर्फ एक खाली खोल था, फिर भी इसमें एक शक्तिशाली अंधेरी शक्ति थी। लोग दूषित हो जाएंगे। फिर वह अपने कमरे में वापस आया और राउंड बॉल से कहा कि वह शैतान के अंडे की स्थिति के साथ साथ अपने अनुमान को भी अपनी कलाई घड़ी के माध्यम से जनरल कैमरून को बताए। वांग टेंग ने यह मामला जनरल कैमरून के समक्ष उठाया, जिनके सिर में दर्द हो रहा था। जब उसने सुना कि शैतान के अंडे ने कुछ सूचना भेजी होगी तो वह चौंक गया। उसने तुरंत एक बैठक बुलाए और सभी तरह की व्यवस्थाएं करनी शुरू कर दी। खास तौर पर अग्रिम मोर्चे के लिए सभी सैनिकों को अंधेरे प्रेतों के अचानक हमले को रोकने के लिए जुटाया गया था। मुख्य बेस की सुरक्षा कड़ी कर दी गई ताकि अंधेरे भूतों को अंदर घुसने से रोका जा सके। जनरल कैमरून को पता था कि डेविल माइंड रेस कितनी गुप्त है, इसलिए उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे उससे बच सकें। कई लोगों ने तनावपूर्ण माहौल महसूस किया, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि क्या हुआ। दूसरी ओर वांग टेंग इस बारे में चिंता करने के लिए बहुत आलसी था। उसने वापस जाने के बाद लाइटनिंग स्लैब निकाला और उसके बदलावों की सावधानीपूर्वक जांच की। विपत्ति बिजली को अवशोषित करने के बाद इसकी सतह पर बैंगनी पैटर्न गहरा हो गया। वांग टेंग ने यह भी महसूस किया कि अंदर की विपत्ति बिजली की शक्ति और भी मजबूत हो गई थी। बिजली का तमाचा और अधिक शक्तिशाली हो गया था। वांग टेंग मुस्कुराया। उसने बिजली का तमाचा रखा और जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया। फिर वह आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया और साधना शुरू कर दी। अगले दिन सुबह जब वह उठा तो उसमें स्फूर्ति थी। पिछले दिन की थकान गायब हो चुकी थी। उसने अपना नाश्ता खत्म किया और उसे खबर मिली कि डीक्यू जाग गई है। वह जल्दी से वहां गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जनरल कैमरून और बाकी सभी लोग वेबलेन की प्रयोगशाला में मौजूद थे। डीक्यू के चारों ओर इकट्ठे हुए थे। डॉक्टर उसके शरीर का निरीक्षण कर रहे थे। लगता है कि आप ठीक हो रहे हैं। वांग टेंग पास आया और मुस्कुराया। वह एक नजर में ही डीक्यू की हालत बता सकता था। उसके शरीर के कार्य और आत्मा की उत्पत्ति दोनों ही तेजी से ठीक हो रहे थे। उसके शरीर को पोषण देने वाली ऊर्जा की एक शुद्ध गेंद भी थी, इसलिए वह जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता था। वांग टेंग। डीक्यू की आंखें चमक उठी। वह उसके पास आया और उसे गले लगा लिया। भाई, मैं तुम्हारा जीवन ऋणी हूं। उन्होंने जो अनुभव किया था उसके बारे में वे स्पष्ट थे। वह उस खतरनाक पर्वत और उस अजीब और रहस्यमयी अंधेरे भूत के बारे में जानता था जो उसे नियंत्रित करता था। उसने सोचा कि वह मर चुका है, लेकिन वांग टेंग उसे नरक के द्वार से वापस खींचने में कामयाब रहा। वह उसका उद्धार करता था। ओलिविया ने उसे बताया था कि बेहोश होने के बाद क्या हुआ था। जैसे ही वांग टेंग को पता चला कि वह खतरे में है, वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बचाने के लिए चला गया। हर कोई इतना निर्णायक नहीं हो सकता। उसे वापस लाने के बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जुवानयांग आत्मा पुनर्स्थापना गोली भी बनाई। यह एक 8वीं ग्रैंडमास्टर स्तर की आध्यात्मिक दान थी। आप कह सकते हैं कि वांग टेंग ने उनके लिए बहुत कुछ किया। एक सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता। एड्स बाय पब फ्यूचर। डी क्वी को अचानक सौभाग्यशाली महसूस हुआ कि उसने वांग टेंग से दोस्ती कर ली। अगर वह मौजूद नहीं होता तो वह मर चुका होता। वह कृतज्ञता से भर गया। वह जितना अधिक आभारी महसूस करता, उतना ही जोर से गले लगाता। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का यही एकमात्र तरीका लग रहा था। ठीक है, ठीक है। हम दोनों लड़के हैं। एक छोटा सा आलिंगन ही काफी है, वांग टेंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा। तुम बदमाश हो। डीक्यू ने हंसते हुए उसे छोड़ दिया। आपको कैसा लगता है? कुछ खास नहीं, बस थोड़ा कमजोर है, डीक्वी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह अच्छी बात है। मुझे जुवानयांग आत्मा पुनर्स्थापना गोली के पैसे वापस करना याद रखना। डीक्यू दंग रह गया। मैं हमारे रिश्ते के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन आप पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कैवेंडिश परिवार का उपकार इतना मूल्यवान नहीं था? यह व्यक्ति सचमुच अनोखा था, लेकिन यही कारण था कि उसे लगा कि वांग टेंग शुद्ध था। वह दूसरों की तरह नहीं था जो दिखावा करते थे कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए जो वे वास्तव में चाहते थे। लालची। ओलिविया बुदबुदाई। हा, चिंता मत करो। तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। डीक्यू को होश आया और वह हंस पड़ा। उसे कोई आपत्ति नहीं थी। वांग टेंग ने ओलिविया की ओर अपनी भौहें उठाई, जिसने दांत पीस लिए। जब लोगों ने उन्हें दो छोटे बच्चों की तरह झगड़ते देखा तो सभी मुस्कुरा उठे। वेबलेन ने डीक्यू के शरीर का गहन निरीक्षण किया और पुष्टि की कि कोई समस्या नहीं थी। आखिरकार सभी को राहत महसूस हुई। जनरल कैमरून ने राहत की सांस ली। डीक्यू कोई साधारण मार्शल योद्धा नहीं था, इसलिए यह अच्छी बात थी कि वह ठीक था।
अचानक उसकी नजर अपनी कलाई घड़ी पर पड़ी और उसके भाव बदल गए। क्या बात है? वांग टेंग ने परिवर्तन देखकर पूछा। सीमांत क्षेत्र में आपातकाल, एक अंधकार में प्रेत आक्रमण है, जनरल कैमरून ने गंभीरता से कहा।